कैसे पता चला? दीवारों भूकंप के साथ कहा बताया मैंने, कैसे पता चला? दीवारों पर दरार नहीं, दीवारों में दरार। दीवार में क्या मिली? अच्छा, जुटे हुए खेत, काटती हुई रेखाएं, नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, बसावट की पद्धति बताई थी मैंने, ग्रेड पद्धति, जाल पद्धति। अरे तो सीधा हो जाएगा क्या आज कि टेढ़ा ही रहेगा? देखो यहाँ बसावट की पद्धति है सभ्यता में, ग्रेड पद्धति, जाल पद्धति, समकोण पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। अच्छा, घरों के दरवाजे किधर खोलेंगे? क्यों छोड़ते क्या? नहीं, एक तरफ रहता था मुख्य मार्ग और दूसरी तरफ गली में इनके रास्ते खुलते थे, दरवाजे खुलते थे। इसका नालियों की उत्तम व्यवस्था थी और नालियों का निर्माण कैसे? लकड़ी से। लकड़ी क्या की? बांस की। क्यों बांस की क्यों लेते थे? सब किया करा पानी भर पोली होती थी, पोली नहीं खोखली। कौन सा झंडू है? मतलब इतने अच्छे से बता गया था, खोखली होगा पोली होती। बस तुमसे कुछ नहीं पूछना है, पढ़ाते सीधे। देखो आज अपन पढ़ेंगे आहड़। हाँ, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। मतलब बात नहीं करनी है, आ देखो इसको, आहड़ को अपने पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर। ये तो हमारा सामान्य पॉइंट हो गया उदयपुर में, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके 3 टाइप के नाम पढ़ेंगे। देखो इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले अपने को इसके नाम पढ़ने होते हैं। अब इसके 2-3 नाम है। अब इसमें 2 चीजों में अपने को अंतर करना है। 3 क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूं आहड़ है और आपसे पूछा जाता है आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। एक तो क्वेश्चन आता है आहड़ का प्राचीन नाम, एक आता है आहड़ का स्थानीय नाम, एक आता है आहड़ का स्थानीय नाम, एक आता है प्राचीन नाम। और अन्य जो नाम है वो अन्य 2 नाम और इसके पढ़ते हैं जो आहड़ के पढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसका जो आहड़ नाम की जगह इसका प्राचीन नाम था आगाटपुर। ये अपन बात करें आगाटदुर्ग, आगाटपुर या आगाटदुर्ग, ये इनका प्राचीन नाम है इस जगह का। यानी आहड़ को आहड़ ना कहकर पहले क्या कहते थे? आगाटपुर या आगाटदुर्ग। स्थानीय नाम है इसका धूलकोट या दुलरकोट, धूलकोट या दुलरकोट, ये इसका पॉइंट चलता है आहड़ का। लेकिन मैं इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धूलकोट या जो दुलरकोट है इसका मीन्स क्या है? इसका अर्थ होता है रेत का टीला, रेत का टीला, इसको अपन नाम देते हैं रेत का टीला। अब यहां से क्या होगा? ये जो सभ्यता है इस आहड़ को अपन पढ़ते हैं इसको नाम देते हैं मृत पांडव की सभ्यता, मृत पांडव की सभ्यता। आगे आपको बताऊंगा मृत पांडव की सभ्यता क्यों कहते हैं। एक इसको नाम देते हैं ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी सभ्यता, ताम्रवती या ताम्र नगरी सभ्यता। इसके मैंने 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बना दिए। ये जो जगह इसका प्राचीन नाम क्या है अपना? आगाटपुर या आगाटदुर्ग। स्थानीय नाम है धूलकोट या दुलरकोट, रेत का टीला से कहते हैं मृत पांडव की सभ्यता, कहते हैं ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी। अब जैसे मान लो पहाड़ियां हैं, ये उदयपुर में पहाड़ियां हैं भाई, इन पहाड़ियों को कहते हैं गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। और जो गोगुंदा की पहाड़ी है इनसे जलधारा निकलती है और एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। और ये जो पानी है, ये जो जलधारा है इसमें जाकर गिरती है, फिर इसके बाद इसको फुल करने के बाद आगे निकलती है। ये जो यहाँ कहलाती है इसको आयड़, इसको क्या कहते हैं? आयड़। लेकिन ये उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील से गिरने के बाद निकलती है कहलाती है बेड़च। इस सभ्यता पे किस संस्कृति का प्रभाव है? सबसे मेन बात है ये अपना जल ले जाकर भीलवाड़ा में डाल देती है, बेड़च में, बनास में, क्या में डाल देती है। अब बनास जो है प्रॉपर रूप से बनास में मुख्य रूप से अगर हम बात करें प्रॉपर रूप से बड़ी सभ्यता कोई नहीं है, इसलिए आहड़ सभ्यता का जो कॉन्टेक्ट है वो बनास नदी से मानते हैं, इसलिए इसको कौन नाम दे देते हैं? बनास संस्कृति की सभ्यता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में बनास संस्कृति की सभ्यता अपन किसको कहते हैं? आहड़ को। तो इसके 5 नाम हो गए। इसको कौन नाम दे देते हैं? बनास संस्कृति की सभ्यता, बनास संस्कृति की सभ्यता। ये इसके स्टार्टिंग के पॉइंट बन गए। अब यहां से कभी आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे, तो देखो नदी एक ही है लेकिन नाम 2 है। पहले इसको कहते हैं आयड़ और बाद में क्या कहते हैं? बेड़च। तो आहड़ तो एक जगह का नाम है और आयड़ एक नदी का नाम है, दोनों में अंतर है। आहड़ जगह का नाम है, आयड़ नदी का नाम है। तो इस नदी के किनारे कल मैंने आपको कालीबंगा में 2-3 फैक्ट बताए थे कि आजकल ये नहीं आ रहा कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है। आज से पूछा जाता है कालीबंगा जिस नदी के किनारे घग्गर उसके कौन से किनारे पर स्थित है? बाएं। कौन सा तट है? बाएं। फिर मैंने आपसे पूछा आजकल ये भी नहीं आ रहा कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है। आज से पूछा जाता है हनुमानगढ़ के कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम। तो दोनों हाल ही के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जितने लोग बीएड कुछ लोगों ने कर दिया में से, ठीक है, अभी आज की न्यूज़ है कि जनवरी के सेकंड वीक में रीट का पेपर अनाउंस कर दिया गया। रीट का जो पेपर है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया कि पहला जो पेपर होगा रीट का वो जनवरी 2025 के सेकंड वीक में हो जाएगा। अब देखो इसमें ये कितने नाम दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं? 5। पहला प्राचीन नाम क्या है? आगाटपुर, आगाटदुर्ग। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट, दुलरकोट। इसका मींस क्या? रेत का टीला, मृत पांडव की सभ्यता, ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी, बनास संस्कृति की सभ्यता। अब इसको लेकर हम बात करें आगे तो बताया जाता है, आपसे पूछा जाए ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी किनारे अगर आपसे पूछा जाता है तो आयड़ या बेड़च, आयड़ नदी। और आयड़ के साथ अपन पढ़ते हैं बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अब ये बताओ ये जो इलाका है आहड़ का वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? मेवाड़ के। तो मेवाड़ के राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां कहां बनाई जाती थी? आहड़ में। लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ? महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो पहली छतरी अमर सिंह थी, उसके बाद मेवाड़ के जितने राजा थे उनकी छत्रियां कहां बनाई जाती थी? आहड़ में। तो अपन ये कह सकते हैं जगह प्रसिद्ध क्यों है या मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां बनाई जाती थी आहड़ में। आहड़ में मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनाई जाती थी, मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनाई जाती थी, छत्रियां बनाई जाती थी। और सबसे पहले छतरी बनाई गई थी अमर सिंह फर्स्ट की, यानी महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह फर्स्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था और मैंने आपको सभ्यता बताया था सभ्यता क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था जमीन के अंदर दसी हुई चीजें जिन्हें 100-150 साल बाद प्राचीन चीजों को खोद कर निकालते हैं तो वो सभ्यता बन जाती है। और हमने 4:52 पर कल कौन सी सभ्यता बनाई थी? लक्ष्य सभ्यता, जिसमें आपके कंकाल मिले थे। और मैंने आपको बताया था लक्ष्य सभ्यता में शिक्षा का प्रचलन था और आपकी नोटबुक मिली थी जिसमें किसी के आरएस लिखा हुआ था, किसी के सीटी लिखा हुआ था। अब यहां से बात करते हैं इसको लेकर, तो एक स्टेटमेंट आता है यहां से जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता का कार्यकाल, आहड़ सभ्यता का कार्यकाल
मैंने कालीबंगा के 3 टाइप के कार्यकाल आपको पढ़ाए थे। एक C14 विधि मैंने आपको बताई थी, C14 विधि को रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। मैंने आपको बताया था साइंस का पैटर्न है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि और किसके अकॉर्डिंग है, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया था, और एक बताया था मान्यता अनुसार। इसकी बात करें इसमें केवल अपन C14 विधि यूज करेंगे। तो मैं अगर आपको C14 विधि लिख दूं तो समझ जाओगे C14 कौन सी है, कल अपन पढ़ चुके हैं। तो C14 विधि, और एक व्यक्ति है गोपीनाथ शर्मा, सब जगह आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कार्यकाल का क्या मीनिंग है, कार्यकाल यानी जन्म से लेकर अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक। और ये दोनों के अनुसार इसका जो कार्यकाल बताया गया आहड़ सभ्यता का, वो कार्यकाल बताया गया था 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग है। अभी हमने खुदाई नहीं करवाई, अपन बेसिक चीज अपन पढ़ रहे हैं, खुदाई के बाद जो चीजें मिलेंगी वो भी आएंगी, हमने भी तुरंत नहीं करवाया। तो अगर हम बात करें ऐसी जगह बताओ जब मेवाड़ के राजाओं की छतरियां बनाई जाती थी, तो आहड़ सबसे पहली छतरी अमर सिंह फर्स्ट की 1620 में की मृत्यु होती है। वो अपने बेटे को राजपाट देकर चले जाते हैं। एक चीज से आहत थे कि उन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी, अकबर से जहांगीर से संधि कर ली थी, और मेवाड़ का पहला राजा था महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को उसने पहली बार मुगलों के सामने झुकने दिया, जिसके कारण वो इस चीज को सहन नहीं कर पा, वो राजपाट अपने बेटे को सौंप कर चला जाता है। अब बात आती है इसका खोज करता, और बात करें आहड़ सभ्यता के खोज करता की, आहड़ के पहला जो वर्ड है ए, इसको उठा लीजिए, और आहड़ के ए से बनेगा अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास खोज करता पहले आया करते थे पेपर में, आजकल नहीं आते, पहले आया करते थे पेपर में। खोज करता कौन था, उत्खनन करता कौन था, और इसकी खोज हुई है 1953 में। इसका मतलब राजस्थान का ऐसा एकमात्र स्थल बताइए जिसकी खोज स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुई, तो वो कौन सा बताया जाएगा, कालीबंगा। कौन सा बताया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी जगह बताओ राजस्थान के सभ्यता स्थल जिनकी खोज स्वतंत्रता से पहले हो गई, ऐसे भी हमारे पास ऐसे स्थल भी जो स्वतंत्रता से पहले हो गए, जैसे बैराट हो गया, रेंड हो गया। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन चेंज करके बताया स्वतंत्रता के तुरंत बाद खोजी गई पहली जगह कौन सी थी, कालीबंगा 1952 में। अब ये स्टेटमेंट यहां से चला, और उसके बाद बात करते हैं उत्खनन करताओं की, कि यहां उत्खनन करता कौन कौन थे। देखो उत्खनन करताओं में लेकर हम बात करेंगे तो उत्खनन करता इसका मतलब खुदाई करने वाले, उत्खनन करता का अर्थ होगा खुदाई करने वाले। ये अपन दो टाइप से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल यानी इसका एक और नाम हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल, और दूसरा है एचडी सांकलिया, इसको अपन नाम दे देंगे हसमुख दास सांकलिया, सांकलिया। अब इनमें जो और डीपली बात क्या है, दोनों की उत्खनन हुआ, अगर उत्खनन हुआ तो एक साथ करते हैं दोनों, लेकिन इन लोगों की टाइमिंग हम अलग अलग कर देंगे यहां से, और टाइमिंग अलग अलग होगी। तो आरसी अग्रवाल ने इसकी खुदाई की थी 1955-56 में, और इसने खुदाई की थी 1961-62 में। अब आपको अलग अलग कैसे पढ़े, तो इनमें दो टाइप से अपन पढ़ेंगे। आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया को अलग अलग कैसे करेंगे, दोनों उत्खनन करता है, टाइमिंग अलग अलग है, तो एक को कहेंगे प्रारंभ करता और एक को कहेंगे मुख्य उत्खनन करता। तो जो अंत करेगा उसके बाद कभी खुदाई नहीं, इसका मतलब उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, ढंग से खुदाई की है, इसका मतलब मुख्य उत्खनन करता होगा एचडी सांकलिया, और प्रारंभिक कौन होगा, आरसी अग्रवाल। तो दोनों में अपने को चेंजमेंट लाना है, बाकी हम दोनों को एक साथ ऐसे पढ़ते हैं कि खुदाई करता दो है, लेकिन टाइमिंग अलग है। लेकिन मुख्य उत्खनन करता पूछा जाता है तो एचडी सांकलिया, क्योंकि इसने अंत कर दिया कि इसके बाद आपको खुदाई करने की जरूरत नहीं। तो एक प्रारंभ करता हो गया और एक हो गया मुख्य उत्खनन करता, एक प्रारंभिक उत्खनन करता और एक मुख्य उत्खनन करता। अब यहाँ के बाद केवल हमारी खुदाई बच जाती है कि साक्ष्य क्या क्या मिले, क्या स्टेटमेंट मिलते हैं यहाँ से खुदाई में, बना लीजिए एक बार। ये जो नीचे वाले तीनों पॉइंट है इनका स्टेटमेंट अपन बताएंगे, क्योंकि जो आयड या बेड़च नदी है वो आगे जाकर बनास नदी में मिलती है, और बनास नदी का प्रभाव कोई बड़ी सभ्यता बनास नदी के किनारे नहीं है, इसके कारण बनास संस्कृति की सभ्यता हम केवल आहड़ को कहते हैं। ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन बनास संस्कृति की सभ्यता किसको कहते हैं, आहड़ को। बाकी अपने नाम में पांडु की सभ्यता सबसे ज्यादा मिले, इनमें की बर्तन ज्यादा मिले, ताम्रवती यानी ताम्रकला की पट्टियां मिली, ताम्र सारी चीजें मिली। तो एक ताम्रनगरी और एक ताम्रजनी, आपके लिए क्वेश्चन आसान है कि ताम्रनगरी और ताम्रजनी का पुराना क्वेश्चन पेपर होगा, लगभग सबको पता रहता है। जनी कहते हैं अंग्रेजों को और नगरी कहते हैं, लेकिन एक और लाइन आती है ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देती है। ताम्र जन्य में बताया, ताम्र नगरी में बताया, लेकिन एक नई चीज आई है ताम्र संचयी सभ्यता, कि ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, कार्यकाल सभी सभ्यताओं का कार्यकाल नहीं पढ़ना है, कालीबंगा और आहड़ इनका कार्यकाल पढ़ना है, क्योंकि इनकी C14 विधि बताती है। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो C14 विधि क्यों कहते हैं, C14 विधि क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दो टाइप के कारण बताए मैंने, C12 और एक C14। C12 जो स्थायी था और C14 के साथ अस्थायी था, इसलिए अपन बात करते हैं इसकी। देखो इसमें अपन बात करेंगे, मुझे बात बताओ खुदाई करने वाले उत्खनन करता कितने जने हो गए, पहला कौन सा है, दूसरा अच्छा आरसी अग्रवाल ने कब से कब तक किया, और हसमुख दास सांकलिया ने। अब बात आती है प्रारंभ करता और एक क्या कहलाएगा। अब मैं आपसे नदी कौन सी है भाई, आयड़, और नदी के नाम कितने, दो, आयड़ नदी और बेड़च नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है, आघाटपुर, स्थानीय नाम क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई, खोज करता कौन है, C14 विधि के साथ कौन आ जाता है, और कहते हैं कार्यकाल कब से कब तक, 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। चलिए आगे अब इसकी खुदाई करेंगे, और खुदाई करने में जो चीजें मिलेंगी अपन कहेंगे साक्ष्य। ये देखो मैंने आपको डायग्राम बनाया कालीबंगा में, कि जो कालीबंगा की बसावट देखिए लगाता है आयताकार बनी हुई है, और आयत में छोटे छोटे आयत बने हुए हैं। इसका मतलब विन्यास भी आयत की छोटे आयत की दृष्टि से था, इसका बीच में एक मुख्य मार्ग रहेगा, दोनों साइड में बसावट रहेगी, एक सीक्वेंस रहेगा जो गांव की तरह ना होता किसी तरह दिखाया गया, सिटी की तरह। तो नदी सभ्यता का गया, लेकिन जब आहड़ की बसावट देखी गई तो आहड़ में कोई सीक्वेंस नहीं था, और घरों का विन्यास, रोडों का विन्यास ऐसे ये कह सकते हैं कि ऐसा था जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, कहीं भी कोई भी घर बना हुआ था, कोई सीक्वेंस नहीं था, जिसके कारण यहाँ के शोधकर्ताओं ने कहा कि इसमें एक भी जगह बसावट में से नहीं लगा कि सिटी के समान थे। तो गांव की तरह इसके कहीं कहीं घरों का विन्यास था, जिसके कारण इसको नाम दे दिया ग्रामीण सभ्यता। एक तो स्टेटमेंट ये बनता है यहाँ कि जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब जो मैं आपको दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ ध्यान रखना, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय और ग्रामीण जीवन में क्या अंतर है। अब यहाँ लॉजिक आप खुद ही लगा लोगे, ये सिटी हो गई वहीं और ये हो गया गांव। अब इसमें देखो एक बार इन दोनों में कल्चरल जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो गांव का एक परिवेश होता है, गांव का एक परिवेश होता है, और गांव के परिवेश में दो टाइप की चीजें होती हैं। मान लो कोई परिवार है और कोई परिवार में सामान्य लोग रहते हैं, और गांव वालों को पता चल जाए कि परिवार है उसमें दो महिलाएं रहती हैं और दो पुरुष रहते हैं, और अगर इस घर में महिलाओं की चलती है, गांव के परिवेश में किसी परिवार में किसी घर में महिलाओं की चलती है, और आसपास के लोगों को पता चल जाए कि इस घर में महिलाओं की चलती है, पुरुषों की नहीं चलती, तो अन्य जो लोग हैं, अन्य जो पुरुष हैं, वो उस घर वाले पुरुषों को अलग ही नजरों से देखते हैं कि इनके घर में तो इनकी चलती नहीं, तो समाज में बैठने लायक नहीं है, हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, हुक्का पीने लायक नहीं है, गुड़गुड़ करवाने लायक नहीं है, जो
तो ये बताया जाता है कि इनकी कोई महत्व नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, जो अपने घर में नहीं चला सकते, जो महिलाओं के पीछे रहते हैं, महिलाओं की योजनाओं पे काम करते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये हमारे बीच में बैठने लायक नहीं। तो समाज में से अलग नजरिए से देखा जाता है, जिसके कारण गांव में पुरुषों को अपनी चलानी पड़ती है, और गांव का परिवेश कहता है कि पुरुषों की नहीं चलेगी तो गांव में उनका पानी बंद हो जाएगा, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। जिसके कारण ग्रामीण परिवेश कहता है कि पुरुषों की चलनी चाहिए, आपको समाज में 4 लोगों में बैठना है। लेकिन यहाँ कोई समाज नहीं होता, यहाँ कोई समाज नहीं होता, यहाँ अपने घर से मतलब है, और घर से मतलब है तो यहाँ फीमेल और मेल दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन सिटी परिवेश में आप देखो, एक परिवेश है जैसे मान लो आप कहीं दूसरी सिटी में रहने जाते हो, रूम रेंट पर देखो, सर्च करते हो तो कहीं देख तो टूलेट लगा हुआ है, मान लो टूलेट सर्च करते हो, और ये सिटी का परिवेश क्या, टूलेट सर्च करते हो, और टूलेट सर्च करते करते आप घर में पहुंच गए और टूलेट लगा हुआ, रिंग बजाते हो बाहर बाहर से, और जब बजाएगी उसके बाद इस घर का जो पुरुष है, बेशक वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, आईएएस क्यों ना हो, वो निकल के आएगा, लड़के करे मार टूलेट देके उन्होंने रिंग बजाई, ये पुरुष निकल के आएगा, ये आईएएस मान लो कोई अधिकारी है, निकल के आएगा, ये बोलेगा भाई क्यों बजाई, तो ये कहेंगे टूलेट लगा हुआ रूम चाहिए, तो वो पुरुष इतना बड़ा पद पर होने के बाद एक ही लाइन बोलेगा, इसका फैसला तो तेरी आंटी करेगी। कौन करेगी? ये बेचारा इतने बड़े पद पर होने के बाद भी कोई फैसला नहीं ले सकता, आंटी करेगी, दौड़ता हुआ जाता है, आंटी को भेजता है। अब आप पूरे के पूरे कहीं भी देख लो, आप कहीं रेंट पर रहते हो तो उसका कभी पुरुष जो है किराया लेना, रेंट लेना, कभी कुछ नहीं करते, सारा काम आंटी संभालती है। तो आज का जो समाज है आंटी प्रधान समाज है। आज के समाज में किनकी चल रही है? आंटियों की चल रही है। अब आंटी पुरुष होती है, महिला है, महिला। तो सिटी जो है, जो सिटी का परिवेश है, वहां पुरुषों की नहीं चलती, वहां किनकी चलती है? महिला। और गांव के परिवेश में किनकी चलती है? पुरुषों की। तो अगर मैं कहूं नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है तो आंटियों की चलेगी, इसका मतलब किनकी चलेगी? महिलाओं की। और आपको पता है कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहां पुरुषों की चलती थी, महिलाओं की। और अगर मैं कहूं आहार सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो गांव में पुरुषों की चलती है, महिलाओं की। तो आज का जो समाज है वो कैसा समाज है? आंटी प्रधान समाज है। अब बात करें, और आंटी आजकल खतरनाक आ रही है, देखो अब बात करें इसकी, तो हम यहां से लॉजिक लगा सकते हैं। अगर ग्रामीण परिवेश है, और ग्रामीण परिवेश है, तो आप ये कहोगे सीधे सीधे पितृसत्तात्मक समाज, इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। स्टेटमेंट दूसरा क्या आता है, देखो एक बार यहां क्या हुआ, ये जो जड़े तलेटी है जमीन की, आर की तलेटी को सर्च किया गया, खुदाई करेंगे, जमीन तो खोदेंगे, अंदर की चीज को निकालने के लिए एक लेयर ऐसी आई, सबसे लास्ट में मिली, और लास्ट वाली लेयर को जो खोदा गया, और लास्ट की लेयर को खोदते हैं तो इस मिट्टी में से कुछ पेड़ों की जड़ें मिली हैं, और पेड़ों की जड़ों को लेकर जब शोध में गए और प्रयोगशाला में शोध किया तो जड़ें निकली धान की, धान के पेड़ की। अब धान से क्या प्राप्त होता है? चावल। इसका मतलब यहाँ के लोग कैसे परिचित थे? इसका मतलब धान और चावल का होगा खेतों में, तो इसका मतलब ये क्या करते होंगे? कृषि। तो यहाँ के लोग कैसे परिचित होंगे? कृषि से। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट मिल गया, चावल व धान की खेती के साक्ष्य मिले, चावल पे धान का साक्ष्य मिला। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कृषि से परिचित थे। इसका मतलब हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं, कृषि से परिचित थे। अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट और क्या बनेगा, घरों पे शोध किया गया, अधिकांश घरों का निर्माण ईंटों से हुआ। कभी भी आपके क्वेश्चन आए पेपर में कि ऐसी सभ्यता बताओ जहां घरों का निर्माण ईंटों से हुआ, तो ज्यादातर सभ्यता ईंटों से बनाई गई है। लेकिन राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां घरों का निर्माण पत्थरों से था, तो एक ही बताओगे, गणेश्वर। कौन सी बताओगे? ये फैक्ट है, क्योंकि हम कभी ऐसी चीजें डीपली नहीं पढ़ते, घर के बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिक्स बता रहा हूं, गणेश्वर आए तो ही पत्थर है, बाकी सब जगह क्या यूज करेंगे? ईंट। और बागौर जो है वहां भी पत्थरों का यूज करेंगे, क्योंकि वो जो काल है वो पशुपालन की जानकारी देता है, मध्य पाषाण कालीन है जब ईंटों का प्रचलन ही नहीं था। तो दो जगह से आएंगे। अब एक कृषि से परिचित थे, घरों में शोध किया गया, तो घरों में बताया जाता है चूल्हे मिले। यहाँ अब देखो चूल्हे कैसे मिले? 2 मुंह वाले। अब देखो इसमें सारे लोग ऐसे चूल्हे मिले, एक का इधर मुंह है, एक का इधर मुंह है, तो 2 मुंह वाले चूल्हे मिले। थोड़ी तरफ जाओ, यहाँ 2 मुंह हो गए चूल्हे वाले, और आप आपस में बात करें, देखो मुश्किल से तो 2 मुंह बनाए, देखो अब इसमें देखिए 2 चूल्हे मिले, कितने मुंह वाले मिले? अब बात आती है चूल्हे एक नहीं मिले, 6 मिले। कितने चूल्हे मिले? कल मैंने आपको बताया था एक तंदूरी चूल्हा मिला था कालीबंगा में, और एक चूल्हा मिला नहीं, कम खाना बनता होगा। कम खाना कब बनेगा? कम सदस्य होंगे, इसका परिवार में कम लोग होंगे, तो छोटा परिवार या नहीं। अब यहाँ मैंने आपसे कहा कि 2 मुंह वाले चूल्हे, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर, और 6 मिले, एक ही घर में 6 मिले, यानी ज्यादा खाना बनता होगा, कोई 100-150 रोटियां बनती होंगी, इसका खाना ज्यादा बनता होगा, और खाना ज्यादा बनता होगा तो इसका लोग ज्यादा होंगे परिवार में, तो संयुक्त परिवार प्रणाली। ये मैं कौन सा चूल्हा बताता? 2 मुंह वाला। जो कितने मिले? ये पूरे 6। तो अपन बात कर सकते हैं 2 मुंह वाले चूल्हे मिले, यानी दोनों साइडों से काम स्टार्ट है। ये कैसी ध्वनि निकालते हो आप शाम को? अब यहाँ ऐसे एक महिला इधर बैठी, एक महिला इधर बैठी, बात भी हो रही है, काम भी प्रगति में है, और ये बताया 2 मुंह वाले चूल्हे मिले। बस उस दौरान अब तो एक चूल्हा होता है, पुरुष आगे बैठ जाते बातचीत करने के लिए। अब पुरुषों की जगह ही नहीं है, क्योंकि उन पर इतनी बातें होती है, पूरे दिन इकट्ठी हो जाती है, चूल्हे पे निकलती है। तो बात आती है 2 मुंह वाले चूल्हे मिले, और एक आता 6 चूल्हे एक साथ मिले। 2 मुंह वाले किधर और एक इधर, एक बीच में, वही तो लगानी बस। अरे झंडू मुंह धोगे तो तवे तो रखे ही जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, मुंह तवे बता रहा है, हो रहा है, होता है नहीं है, हो रहा है, अभी बता रहा हूं मैं तो, नहीं अभी हो रहा है, कल तो नहीं हो रहा था, कल तो अच्छे से पढ़ रहा था, आज ही हुआ है। 2 चूल्हे 6 चूल्हे मिले, ऐसे को हो जाता है। नहीं देश है ही नहीं, क्लास रही पेपर आपका फरवरी में, देश की तरफ मत जाओ, पेपर की तरफ जाओ, देश को तो बाद में देख लेंगे। देखो संयुक्त परिवार प्रणाली बोलते तो ऐसे देश की जिम्मेदारी तुम पे है, मोदी आपके घर आता सलाह लेने देश में, तवे वाले के घर तो आएगा, ये भारत में किसी को नहीं पता, 2 तवे रखे जाते हैं। देखो यार 6 चूल्हे एक साथ मिले, इसका मतलब क्या होगा? संयुक्त परिवार प्रणाली। अब यहाँ बात करें, देखो इनमें सब में लॉजिक लग रही है, मैंने आपको बताया लॉजिक लगेंगे अपन। अब यहाँ बात क्या करेंगे, यहाँ बताया जाता है मृतबान मिले। अब मृतबान कैसे? लाल व कृष्ण, यहाँ से मृतबान मिले, मिट्टी के बर्तन, लाल व कृष्ण। अब लाल और कृष्ण का क्या मीन है? लाल रंग के और काले रंग के, लाल व कृष्ण मृतबान मिले। लेकिन क्या आपको पता है कालीबंगा से कैसे मृतबान मिले थे? लाल रंग के। लेकिन यानी मृतबानों का कलर लाल है, लेकिन धारियां मिलेंगी सफेद और काले रंग की। ये लाइन पूछी गई है पेपर में कि लाल रंग के ऐसे मृतबान जो लाल रंग के थे, जिन पर सफेद और काले रंग की धारियां मिली, वो कहां से मिलेंगे? कालीबंगा से। और लाल व कृष्ण मृतबान मिले, और ये बताते हैं इन पे शोध किया गया तो एक चीज और मिली, मैंने आपको बताया कि लाल और कृष्ण मृतबान मिले, ऐसे ही सेम टू सेम मृतबान मिले थे मेसोपोटामिया, ईरान से। इसका मतलब एक जैसी चीज 2 जगहों में कैसे हो सकती है? इसका मतलब यहाँ के लोगों का कॉन्टेक्ट कहां से था? मेसोपोटामिया से। ऐसे ही मृतबान, अपने को समय लॉजिक लगाना है, ऐसे ही मृतबान मेसोपोटामिया से मिले,
मेसोपोटामिया से मिले और ये बताते हैं, इसको एक तो नाम देते हैं, बहुत अधिक संख्या में मिले, इसके कारण से कहते हैं मृत पांडवों की सभ्यता। मृत पांडवों की सभ्यता कहते हैं। और एक बात आती है, यहां के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया ईरान से था। एक लॉजिक मैंने जो अलग से बताओ, ध्यान रखना, ईंटों के घर सब जगह, पत्थरों के घर कहां से, केवल ये तथ्य आपको याद रखना है, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन में आता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कथन वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग के पॉइंट है। गांव की तरह सभ्यता मानेंगे, सिटी की तरह, गांव की तरह, गांव में कितनी चलती है पुरुषों की और सिटी में कितनी चलती है आंटियों की। और बात करें चावल और धान का साक्ष्य मिला, इसलिए कैसे परिचित है, कृषि से, इसलिए कृषि करते थे। अब बात करेंगे दो मुंह वाले चूल्हे मिले, और चूल्हे के साथ कितने मिले, छह चूल्हे नहीं, खाना ज्यादा बनता होगा, बड़ा परिवार होता होगा, तो संयुक्त परिवार प्रणाली हो गई। और मैं बात करूं भाई आपसे, लाल कृष्ण मृतबान मिले, ऐसे ही सेम टू सेम मृतबान कहां से मिले, मेसोपोटामिया से, इसलिए से मृतबांडों की सभ्यता व्यापारिक संबंध किससे बताए गए। अब यहाँ एक तथ्य आता है, जब सभ्यता की खुदाई की तो यहाँ से एक चीज और मिली, बांट समझते हो आप, बांटों पर लिखी हुई थी माप। इसका मतलब मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए कि आड़ से बांट और माप मिले। मुझे एक बात बताओ, अभी जो बांट मिलते थे, जैसे आप दुकान पे जाते थे तो लोग तोलने का काम करते थे तराजू से, तो उन पे माप लिखी रहती थी, लोहे के रहते थे, ऐसे मार्क रहती थी 5 किलो 2 किलो। लेकिन गांव में जो ये लोग थे घपला करने लगे, उनको लाने के पत्थर लाने लगे, उठा लाने खेतों में से, और बोलते थे ये 5 किलो का है, और हमें मानना पड़ता था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन जहां चीजें जाती है वहां लोग दूसरा मार्ग ढूंढ लेते हैं, कपड़ा कैसे किया जाए। तो ऐसी कोई चीज भी कपड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको बताई बांट या माप, इसका काम या तो बेचने में होगा या खरीदने में, या तो बेचने में होगा खरीदने में, और खरीदो या बेचो दोनों ही श्रेणियां काम आती हैं व्यापार में। इसका मतलब यहाँ के लोगों में व्यापार व वाणिज्य की जानकारी मिली, और ये चीज हमें कैसे प्राप्त हुई है, बांट या माप से। तो बांट या माप मिले, इसलिए व्यापार व वाणिज्य की क्या मिली, जानकारी। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ये क्या करते थे, कृषि, और क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। इस चीज की जानकारी में कैसे मिली है, बांट या माप से। इस तथ्य में, क्योंकि एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। अब घरों का जो निर्माण था वो ईंटों से होता था, चलो मैंने मान लिया घरों का निर्माण ईंटों से होता था। दूसरी बात आती है, आपको मैंने बताया था कालीबंगा में नालियां किसकी बनाई जाती थी, लकड़ी का की, क्यों बांस की, आपको नहीं बताना है। अब देखो घरों का निर्माण कैसे। अब एक बात आती है, जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो ये क्या करते थे जल निकासी के लिए, तो ये क्या करते, कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, गंदगी ना हो, तो ये क्या करते, गड्ढा कर लेते थे गहरा, ऐसे करके गहरा गड्ढा कर लेते थे, और मटके लाते थे, मटके मृत बांट उनके पास खूब सारे थे, और मृत बांट लाके इसके ऊपर ऐसे करके लगा देते थे, इसके नीचे एक लगा देते थे, फिर इसके नीचे लगा देते थे, ऐसे करके मटके लगा देते थे, गड्ढे लगा देते थे, और में छेद कर देते थे, जिससे पानी धीरे धीरे इकट्ठा नहीं होगा, और धीरे धीरे वो जमीन के बहुत ज्यादा गहराई में पहुंच जाता था, जिससे पानी इकट्ठा होने की संभावना नहीं रहती थी, और जिससे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था जमीन के अंदर चली जाती थी, जिससे आसानी से। अब एक साथ आप जमीन के नीचे पानी को भेजोगे तो पानी जाएगा ही नहीं अंदर, बढ़ जाएगा गड्ढा, धीरे धीरे जाता था, तो धीरे धीरे जाने के कारण जो धरती थी वो पानी को धीरे धीरे स्पीड कम होने के कारण सोख लेती थी, जिसके कारण पानी का पता ही नहीं चलता, पानी कहीं इकट्ठा नहीं होता था। और इसको ऊपर से ऐसे करके डिजाइन रखते थे, और डिजाइन के कारण इस पद्धति को कहते थे चक्रकूप पद्धति। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, नालियों की चक्रकूप पद्धति का प्रचलन राजस्थान की कौन सी सभ्यता है, आहड़, कौन सी मानी जाएगी, तो गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके मटके लगाएंगे, और गड्ढों में एक छेद कर लेंगे तो पानी को गहराई तक ले जाएगा, लेकिन स्पीड कम रखेंगे। छोटा छेद करेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, तो गहराई तक जाएगा, जल्दी, यानी धरती को टाइम मिलेगा इसे सोखने का, क्योंकि एक साथ चला जाएगा तो सोख नहीं पाएगा, जिसके कारण इस पद्धति को अपन क्या नाम देते हैं, चक्रकूप। तो घर का बने मिलेंगे ईंटों के। दूसरी बात आती है बांट और माप मिले, यानी क्या करते थे, व्यापार, और पद्धति क्या मिलेगी, चक्रकूप। चक्रकूप का पद्धति नालियों की जल निकासी की, ये बना लिया गया। नेक्स्ट चलो बात देखो, क्या मिला भाई, बांट या माप। बांट या माप मिले, जिससे व्यापार व वाणिज्य की जानकारी मिली, व्यापार व वाणिज्य की जानकारी मिली। दूसरा स्टेटमेंट आता है यहां से, घरों का निर्माण ईंटों से। यहां नालियों की चक्रकूप पद्धति प्रचलित थी, या नालियों की चक्रकूप पद्धति प्रचलित थी। तो चक्रकूप आप समझ जाओगे, गहराई तक पानी को ले जाना, जिससे पानी को जमीन आसानी से सोख सके, और उसमें छिद्र जो होते थे छोटे करते थे, जिससे स्पीड कम रहे और धरती को जमीन को सीमित समय मिल सके सोखने के लिए। इसके बाद बात करें, या तांबा गलाने की भट्टियां मिली, या तांबा गलाने की भट्टियां मिली, और तांबे के औजार, मिले, त्रिशूल कुल्हाड़ी। अब देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम एक चीज की बात करते हैं, एक चीज खुदाई मिलती है, दूसरी चीज अपन उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया था इतिहास का ये वो पार्ट है इतिहास, जिसमें हमने को क्या लगाना है, अनुमान लगाएंगे तो ही सभ्यता चलती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहां से बनासियल बुल, मिट्टी का एक बनासियल बुल मिला, मिट्टी का बना मिला, यानी बनासियल बुल मिला मिट्टी का। फिर इसके बाद बात करें, मैंने कालीबंगा में एक स्टेटमेंट बताया था कि मृत व्यक्ति यानी कब्र मिली थी अंडाकार, और अंडाकार कब्र को हमने क्या कहा था, चिरायु। फिर मैंने आपको बताया था कब्र मिली है तो व्यक्ति को दफनाएंगे या जलाएंगे, दफनाने की प्रथा थी। यहां भी व्यक्ति को दफनाने की प्रथा मिली है, लेकिन यहां भी पैर दक्षिण दिशा में ही रहते थे। इसका मतलब पैर अगर दक्षिण, क्या देखना चाह रहा था, दोनों अलग अलग बेटा अगर पढ़ना है तो देखो यहाँ, अरे आगे देख, यहाँ देखो, यानी दफनाने की प्रथा थी। यहां मृत व्यक्ति के पैरों को रखते थे दक्षिण दिशा में, तो सिर कहां जाएगा, सोते कहां जाएगा, तो कल की तरह थोड़ी जाएगा ऊपर। तो अगर हम बात करें पैर दक्षिण में तो सिर कहां जाएगा, उत्तर में। लेकिन यहाँ ये तो कॉमन हो गया। फिर कालीबंगा और आहड़ में अलग क्या है,
अलग ये है कि कल आर्य सभ्यता में मृत व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके आभूषणों के साथ दफनाते थे, यानी वो जो पहनता था, जो चीज रखता था आभूषण टाइप में, उनके साथ दफनाने की प्रथा थी। ये उससे अलग है कालीबंगा से। तो अपन बात करें मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी, या मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। लेकिन ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि तो कालीबंगा में भी अलग क्या है। कालीबंगा में पैर की तरफ रखते थे दक्षिण में, लेकिन यहां उसमें अंतर है कि आभूषणों के साथ दफनाने की प्रथा थी। तो मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी और पैर हमेशा दक्षिण में रखे जाते थे, पैर दक्षिण में रखते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या हो गया, मृत व्यक्ति को आभूषणों के साथ दफनाने की प्रथा थी, मृत व्यक्ति को आभूषणों के साथ दफनाने की प्रथा थी। ये पैटर्न है जो अपन कौन सी सभ्यता में पढ़ते हैं, आर में। आर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप पढ़ेंगे अपन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक ही लाइन है, ये बनाइए एक बार। बना से बोल होता है साउंड टाइप का, वो आकृति बनाइए, बना से बच्चे की यानी छोटा बनाएगा उसे। अरे तो बना ले बछड़ा। कालीबंगा में केवल मैंने पैर दक्षिण दिशा में रखकर उनको दफनाया जाता था, आभूषण नहीं रखे जाते उसमें। वहां तो मैंने आपको युग समाधि भी बताई है, युग समाधि में दो कंकाल अलग करके दिखाए थे, महिला का निकला पुरुष का निकला, इसका सती प्रथा का प्रचलन बताया गया था। तो अलग हो गए। अब ये देखो कालीबंगा में दफनाने की प्रथा है और आर्य में दफनाने की प्रथा है, दोनों में पैर वहां भी दक्षिण में और यहां भी दक्षिण में। और तीसरा जो इसमें लगे, यहां साथ में क्या दफनाए जाते थे, आभूषण, यानी आभूषण साथ रखे जाते थे। अब एक स्टेटमेंट है, हमारे को जाति आक्रमण करने की बात प्राचीन टाइम में सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए। चार जातियां क्रम से भारत पर आक्रमण करने आई। उनका मकसद केवल लूटपाट करना, क्योंकि भारत को पहले भी सोने के लिए माना जाता था। अगर किसी राजा को शॉर्टकट नहीं होना है, पैसे वाला होना है किसी विदेशी राजा को, तो उसे भारत आना ही पड़ता था। आप महमूद गजनवी देख लीजिए, आप मोहम्मद बिन कासिम देख लीजिए, आप गोरी देख लीजिए, उन 40 से पैसा कहा कि उन्होंने किसको टारगेट किया, भारत को। और भारत को इसलिए उसे देखकर मोटिवेट हुए अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। अब हम बताते हैं यूनानी आए तो यूनानियों के साथ साथ एक जाति आई थी हुड़। अब यहां क्या पता चला है, यहां क्या हुआ है, यहां 6 तो मिली है मुद्रा यानी सिक्के, और 3 मिली है मोहरें। दो चीज मिली यहां से, यानी 6 तो मुद्रा यानी सिक्के हो गए, व्यापार के लिए मोहर यानी पता चलता है क्या किया। अब ये बताते हैं ये मिली है, इनके अलावा इन पे लिखा हुआ मिला है पलितसा, और एक लिखा मिला है बी तब बिस। इन पे दो शब्द अंकित मिले हैं, दो, एक पलितसा और एक बी तब बिस। यानी मैंने आपको बताया जो यूनानी की मुद्रा बताई जाती है, 6 मुद्राएं 3 मोहरें। मुद्रा और मोहर में अंतर क्या, मुद्रा सिक्का हो गया, किसी भी देश की मुद्रा होती है, और मोहर होती है छाप हो गया, नहीं प्रिंट हो गया एक तरह से। अब यहाँ इन पे लिखा हुआ मिला है पलितसा और बी तब। अब दूसरी चीज, और इनके ऊपर चित्रांकन क्या बना मिला है, दो साइड, इन पे दो शब्द लिखे मिलेंगे पलितसा और बी तब बिस, थोड़े हार्ड शब्द हैं, लेकिन चित्रांकन क्या बना मिला है, एक साइड में चित्रांकन मिला है, एक व्यक्ति है वैसे हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, एक साइड में चित्र बना हुआ है, व्यक्ति ऐसे हाथ ऊपर करके मिला है। अगर यूनान में न्यूयॉर्क में एक स्टैच्यू बना हुआ है, उसे कहते हैं यूनान का देवता अपोलो। क्या कहते हैं, एक साइड में यूनान का देवता अपोलो है और एक साइड में त्रिशूल छपा हुआ मिला है, एक साइड में छपा हुआ मिला है त्रिशूल और एक साइड में छपा हुआ मिला है यूनानी देवता अपोलो। अब ये क्वेश्चन इसलिए आता है, आपसे पूछा जाता है यूनानी देवता अपोलो का साक्ष्य या चित्रांकन कौन सी सभ्यता से मिला है, तो आर्स। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर दूं, आप अपोलो मत बताओ, आप बताओ अपोलो डोर से सिक्का कहां से मिला, अपोलो डोर। तो ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर चेंज हो गया। केवल अपोलो देवता आर्स मिला है, लेकिन अपोलो डोर से सिक्का पूछे तो मिला है रेन सभ्यता से। अपोलो डोर कहां से मिला है, रेन से। अपोलो देवता कहां से मिला है, आर्स से। तो दोनों लोग मुद्रा कितनी मिली है, 6, मोहर कितनी मिली है, क्या लिखा मिला है, पलितसा बी तब बिस। और मैं यूनान का कौन सा देवता चित्रांकन है, और दूसरी साइड में छपा हुआ त्रिशूल। और अपोलो डोर पूछे तो कहां से मिला है, रेन सभ्यता टोक से। तो दो स्टेटमेंट को बनाएंगे, इन पर नोट लगाओगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूनान अपोलो देवता का चित्रांकन है, इससे आपको क्या पता चला कि यूनान के लोगों के सिक्के हो गए, यूनानी देवता का चित्रांकन यूनान के लोग तो बनेंगे। तो इसमें नोट लगाएंगे, नोट लिखना यहां से 3 मुद्रा 6 मुद्रा, यहां से 6 मुद्रा वे 3 मोहरें मिली हैं, यहां से 6 मुद्रा वे 3 मोहरें मिली हैं, बड़ा प्रेशर था देखो, 6 मुद्रा वे 3 मोहरें मिली हैं, जिन पर क्या हुआ, मैं कहूंगा खुद की बात खुद नहीं हंसते कभी, खुद की बात खुद ही हंस लेंगे, तुम थोड़ी हंसोगे, तुम्हारा काम क्या, तुम क्यों आए हो यहाँ, तुम्हारे भी कुछ काम है। अब बाहर का मौसम ऐसा ना तो ये बिलोरा रात हो रही है, ना ये बिलोरा दिन हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो आप भी ऐसे मिक्स हो रहे हो। आप पता नहीं करना क्या है, तो वो बाहर देखने लगे पता करते क्या है, क्या लिखा है, 6 मोहरें, अरे जंडू 3 मोहरें, लेकिन जो बोल रहे हैं यहाँ से 6 मुद्रा वे 3 मोहरें मिली जो यूनानी शासकों की थी, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रांकन था, यूनानी देवता अपोलो का चित्रांकन था। कौन है अपोलो, कौन है अपोलो, यूनान का देवता। यूनान वाले क्या कहते हैं, यूनान कहते हैं, कहां यूनान में है, बहुत आसान बताना जंडू, मतलब वही की फिक्स कर देते, कुछ आगे बढ़ने नहीं है। यूनान ने यूरोप को कहते पूरा स्पार्टा, एथेंस, उन जगहों को कहते हैं अब यूरोप बन चुका है पूरा, ठीक है। इन देखो, इन सिक्कों में नहीं देखा है फोटो में, इन सिक्कों पर कॉपी लिखना है, इन सिक्कों पर पलितसा और बी तब बिस, पलितसा और बी तब बिस, हाँ देख लो चोरी छपट टिपा है, मैं तो समझ में नहीं आया क्या कह दिया, पलितसा नहीं आया समझ में, अब जल्दी बोलिए उस बात को। हाँ नहीं बिल्कुल, जब तो अब धीरे धीरे देखा, ढंग से देख ले, धीरे धीरे क्या देख रहा है, पलितसा। और ये तुम्हारे लिए लिखा है, अपने लिए थोड़ी बॉडी उठा जाऊंगा मैं, मुझे तो पता ही क्या लिखा हुआ है, पलितसा बी तब बिस लिखा हुआ है। हाँ कहाँ लिखा हुआ ये पता है आपको, सिक्कों में ये भी ठीक बताया है। यूनान के देवता अपोलो का चित्रांकन कहाँ से मिला है, बोल गया, अरे आर से, कहाँ से मिला है, आर से। लेकिन अपोलो डोर्स कहाँ से मिला है, रेन से। ये नोट लिखो, गई आएगी। पहले क्या होता था, संडे होता था तो संडे को 4 बजे मूवी आया करती थी, है ना। पहले चैनल चलता था डीडी नेशनल, देखा आपने, पहले सीरियल आता था शक्तिमान, अब लिख लो फिल्म में दिया जाते थे। और हमेशा शाम को लाइट आती थी, हम मंडे से सैटरडे तक टाइम देखते थे, लाइट कितने बजे शाम को डेली आती थी, संडे को 4 बजे नहीं आती थी। और वहां नीचे ऐड रहता था 4 बजे कौन सी मूवी आएगी, ये भी ऐड देते थे 4 बजे देखिए संडे को महात्मा का, शाहरुख खान को देंगे सबसे, तो ऐसे करके ऐड 4 बजे संडे का वेट करें, संडे को लाइट नहीं आती, और कब तक नहीं आती, 4 बजे से 6:30 बजे तक, 6:30 मूवी तक 15 मिनट पहले आती थी, जब बंदे को मरना होता था। उसको क्या करे, बीच पहले का पता नहीं, सीधे मरते को क्या देखे उसको। इसमें देखो अपोलो डोर्स कॉपी में, अपोलो डोर्स सिक्के, रेन सभ्यता, रेन लिख देता हूं, बार-बार चेक करो बोर्ड कहां लिख रही है, रेन सभ्यता शिमले, ये देख लो, हाँ टोक में डील किनारे।
अच्छा चलो ये बताओ, काली बंगा के पतन का क्या कारण था? हाँ ऐसा गोजर ने बताया है। क्या है ये? कौन बता सकता है बताओ? एक और दो, अरे बता कौन सकता है? आप बताइए। कोई बात नहीं, आगे बैठ गया ना, आगे बैठ के दबाव भी तो आ जाता है। मैं बिल्कुल जस्ट पास में कर रहा हूँ तो चीजें उल्टी सुल्टी हो जाती है बिल्कुल पास में आके। तो अरे वो कौन बैठा, तू बता कौन वाले? अभी देखो एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल सही, कोरोना। इसका पतन भी वो बिना समय बताएगा। प्राकृतिक प्रकोप, नोट में लगाओ। देखो तूने बताया ना, तेरी आवाज सुन के कई लोग खुश हो गए। तूने लास्ट तक बता दिया। नोट में लिखना, गोपीनाथ शर्मा ने कहा, अब तुम भी खुश हो ले। गोपीनाथ शर्मा ने कहा आहार सभ्यता, गोपीनाथ शर्मा, एक ही शब्द गोपियों से भी दोस्तों में बोलो उसे। गोपीनाथ शर्मा ने कहा आहार सभ्यता के पतन का कारण। इसको जगह नहीं दे तुम दोनों ढंग से। देखो आहार बैठा, तुम एक पैर कहीं दूसरा कहीं है, मामला इधर उधर हो जाएगा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा, मुझे तो छोटू है। कैसे छोटू है? छोटू है तू? नहीं, बात बताने चाहिए तो छोटू नहीं है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा आहार सभ्यता के पतन का, बात बताने चाहिए तो छोटू नहीं है। पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप था। जबरदस्ती बेचारा को बड़ा हो गया, छोटू कहते हो आप। बड़े को बड़े कहते हो समस्या नहीं है, लेकिन आप छोटू को छोटू कहो तो समस्या है। वो छोटू क्या होता है? वो छोटू छोटू की दो परिभाषाएं मैं तो एक ही सुनी थी। आहार सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप था। ये कौन सी सभ्यता फिनिश हो गई? आहार। अब अपन पढ़ेंगे विराट। विराट में डायग्राम बनाऊंगा, साथ बनाते चलेंगे डायग्राम को, उससे सारी समस्या खत्म। देखो सभ्यता विराट बात नहीं करनी आपस में। अभी सीटी में क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्या पूछा गया है? विराट सभ्यता के लिए कथन बताने कि विराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है, और दूसरा कथन है कि मौर्यकालीन और मौर्यकालीन और महाभारतकालीन चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं, या बुद्धकालीन चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं। तो बुद्धकालीन चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं अभी बताऊंगा आपको, पता चल जाएगा। लेकिन जयपुर वहां सीटी में पूछा गया कि जयपुर जिले में स्थित है, लेकिन जयपुर जिले में था, अभी कोट पुतली पे चला गया। अब समस्या ये है कि सीटी में यदि उसे गलत नहीं मान सकते हम, क्योंकि जयपुर में था तो अभी तक उसकी ऑथेंटिक की है, उसको जयपुर ही माना, सही माना जाएगा दोनों कथन। लेकिन हमें दोनों पैटर्न से पढ़ना है, क्योंकि अभी अभी कमेटी बैठी हुई 9 जिलों को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया में, और 9 जिलों में इसका भी नाम है खत्म हो गया, तो दोनों टाइप से पढ़ना है। ये विराट सभ्यता है। वर्तमान स्थिति में देखें, कोटपुतली, बात मत करो, कोटपुतली बैरूड और प्रारंभ में जयपुर में, ये दोनों स्टेटमेंट आपको जाने प्राचीन जिलों के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान क्या करती है पतंग का? ये राजस्थान है, बोलना नहीं है, ये राजस्थान क्या करती है पतंग का? और ये जो पतंग का राजस्थान से ऐसे करके विस्तृत है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला देखो तीन टाइप की चीजें होती है, पहाड़, पहाड़ी और डूंगरी। कितने टाइप होती है? पहाड़, पहाड़ी, डूंगरी। पहाड़ यानी विस्तृत चीजें जो ऊपर से ऊपर होता है, बड़ा रूप होता है, पहाड़ों का पहाड़ उसका छोटा रूप, डूंगरी उसका छोटा रूप है। छोटी छोटी पहाड़ी होती है वो डूंगरी कहलाती है। और ये जो इलाका है, इस इलाके में डूंगरियों की ज्यादा अधिकता है। ये वाला जो क्षेत्र है, या डूंगरियों के छोटी छोटी पहाड़ियों का एक ग्रुप है, ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है। और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में डूंगरियों के नाम पता किए गए, तो एक को कहते हैं बीजक डूंगरी, एक को कहते हैं भीम डूंगरी, एक को कहते हैं बोमली डूंगरी, एक को नाम देते हैं महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, बोमली डूंगरी, गणेश डूंगरी और एक है महादेव डूंगरी। डूंगरियों का कोई क्वेश्चन आ जाए, सारी की सारी डूंगरियों का क्वेश्चन विराट सभ्यता में जाएगा। अब इसको लेकर, अब ये यहाँ की स्टेटमेंट इसको क्यों इंपोर्टेंट रखा गया है, उसके रीजन है। महाभारत के टाइम पर जब पांडवों को ज्ञातवास दिया गया 1 साल का, तो जब 12 वर्ष का वनवास काट के ज्ञातवास के लिए गए थे, तो ज्ञातवास बताने के लिए वो यहीं आए थे। और यहाँ राजा विराट के यहाँ, विराट में ही उन्होंने अपना ज्ञातवास बताया था। और ये बताते हैं, आपको पता है कि एक स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, और स्वयंवर में टारगेट रखा गया था कि द्रौपदी उसके ऊपर माला डालेगी जो पानी में देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख का निशाना लगाएगा। तो बहुत ज्यादा योद्धा है, बहुत दूर से राजकुमार है, और वहां निशाना लगाने से सफल हुए, और निशाना अर्जुन के द्वारा लगाया गया। अर्जुन के माला डाली गई, लेकिन वो गुरुजी के साथ यानी द्रोणाचार्य लेकर गए थे, या उनके कृष्ण का जन्म में तो लेकर गए, तो पांचों भाई साथ जाकर किसी परीक्षा में जाते थे। पांचों के अर्जुन ने तीर का निशाना लगाया, और निशाना लगाकर वो स्वयं जीता, और स्वयं जीतकर उसके माला डाली गई, और पांचों भाई द्रौपदी को लेकर घर आते हैं। अब पांचों की एक मां कुंती, और कुंती को पता था कि वो आने वाले में खाना बनाया जाना चाहिए, तो किचन में लगी खाना बना देते हैं। अब बाहर का गेट बंद करके अंदर से 5 वाला गेट खटखटाया, तो वो ऐसी सिचुएशन में थी कि खाना बनता है, अगर वो 2 मिनट के लिए बाहर जाती तो खाना जल जाएगा। तो उसने गेट नहीं खोला, वो बिजी थी, बार-बार गेट खटखटाने में वो कैसे भी करके दौड़ती गई, और गेट की कुंडी खोलती है, और वो बिना देखे रिटर्न आ जाती है किचन में, क्योंकि वहां काम चल रहा था, खाना बना था, जल जाता। अब उन्हें पता था कि सब वही होंगे, खोल के वो बिना देखे आ जाती है। तो उनको लगा कि अर्जुन और द्रौपदी आगे थे और चारों पीछे थे, उनको लगा कि बिना देखे चलेगी, वो किचन के गेट के पास आ जाते हैं। वो फिर भी जानने के लिए उनका पूरा फोकस था हां खाने पे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपने देखा ही नहीं हमें, वो कहता आपने हमें देखा ही नहीं, हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। कुछ ऐसी स्पेशल चीज लेकर आपको देखना चाहिए। तो कुंती की पहले से आदत थी, वो ऐसे मानती थी कि एक कुछ भी होगा तो पांचों भाइयों का अधिकार है। तो उसने कहा ऐसी स्पेशल चीज है तो मेरा आशीर्वाद है, पांचों भाई बांट लो। अर्जुन टेंशन में आ गया, मछली की आंख में निशाना, मेरा 3 मछली की आंख में क्या है, पांचों बांट लो, बांटने की चीज है। अर्जुन कहता आप देख तो लेते बांटने का है नहीं है। तो भीम पीछे खड़ा हुआ था, भीम कहता मारने का देख लेंगे, एडजस्ट करेंगे, अर्जुन टेंशन मत ले, एडजस्ट करेंगे, मां का कहावत टाल थोड़ी सकते। ये कहने के बाद अर्जुन घूरता है भीम को, घूरना नहीं है, आगे से आदेश आया। तो अब उसने कहा जब कुंती ने देखा बताया तो गलत आशीर्वाद दे दिया, लेकिन माने दिया तो पांचों को एक्सेप्ट करना होगा, नकुल सहदेव कहते देख लेंगे, कर लेंगे एडजस्ट पांचों के बीच में। अब उस दौरान कभी इन पांचों में कंपटीशन रहता था कि द्रौपदी को कौन ज्यादा इंप्रेस करेगा, और नकुल सहदेव की बस की बात ही नहीं, वो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर समझ तेरा लेके घूमते, तेरे को बुखार आ गया, मुंह में वो घुसाया, थर्मामीटर देखा कितने से नहीं रहे। हां वो स्टेथोस्कोप लेकर घूमते थे, वो कैसे इंप्रेस करेंगे स्टेथोस्कोप से, जो बीमारी नहीं होती। युधिष्ठिर का क्या काम था, भाला चलाने वाला, कोई इतना बड़ा योद्धा नहीं था, उसका केवल एक ही प्रसिद्धि, सच बोलता था, और भाले से कभी वीरता प्रसिद्ध नहीं होती है। आप बहुत बड़े बाहुबली नहीं हो सकते भाले के दम पर, तो दो ही लोग बच जाते हैं, भीम और एक अर्जुन। तो इंप्रेस करने का मौके तक कंपटीशन था, नाम के पास लेकिन कंपटीशन दो लोग नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी भीम बड़ा था तो अर्जुन को सुननी पड़ती थी, और भीम अर्जुन का नंबर नहीं आने देता, मैं बड़ा हूं, नंबर मेरा पहले आएगा। बड़ी समस्या। जब इनका ज्ञातवास हुआ, आ रहे थे तो द्रौपदी थक जाती, तो कुछ भी द्रौपदी मांगती तो पांचों भाई एक्टिव हो जाते, इंप्रेस करने करेंगे, लेकिन नंबर किसी का नहीं आता, नंबर भीम का आता था, क्योंकि पता था जो कर सकता है भीम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अब जैसे जा रहे विराट नगर की तरफ आ रहे, तो द्रौपदी ने कहा अरे मुझे रेस्ट करने में थक चुकी हूं, तो पांचों भाई खड़े हो जाते, पांचों कहते हम जगह तैयार करते हैं रेस्ट के लिए। तो पांचों देखकर नकुल सहदेव के कंपाउंड स्टेथोस्कोप लेके चट्टान में लगाएंगे, चट्टान टूटेगी थोड़ी, तो लगे उन्होंने कोशिश की, तरह से जगह नहीं बना पाए। वो फिर युधिष्ठिर का भाला खून चला, भाला टूट गया, लेकिन जगह नहीं बनी, और भीम ने कहा सारे मुझे द्रौपदी का ये काम पूरा मैं करूंगा। तो उसने गदा से चट्टान और पहाड़ को ध्वस्त किया, जगह बना दी, जब द्रौपदी रेस्ट कर सकती है। अब द्रौपदी तो उसे इंप्रेस होगी, करके दिखाएगा, उसे
अर्जुन कहता मेरा तो नंबर ही नहीं आने देता, मैं तो पूरा पूरा चट्टान पहाड़ी ध्वस्त कर देता, तो लेकिन नंबर बड़ा भैया इसका बात कैसे डाल सकता है? फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी तो ने कहा अरे मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, 5 व्यक्ति हो गए, युधिष्ठिर कहता मैं खाने के लिए लाऊंगा, कहां से लाएगा? दूर तो चाहिए नहीं, भाले से क्या ला सकता है? नकुल से तो चुपचाप बैठ गया, मैं तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो भीम जाता, अर्जुन और भीम खड़े हुए, अर्जुन कहता मैं जाऊंगा, भीम कहता तू छोटा है, मेरा नंबर पहले, मैं जाऊंगा, तो खाने के लिए आता, जो भी तो इंप्रेस होगी जो करके दिखाएगा, तो इंप्रेस किससे? भीम से। अब बात आती है लास्ट में एक और फरमाइश, जब विराट नगर पहुंचे उन्होंने कहा मुझे दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पानी पीना, तो ये कहते हैं नकुल सहदेव ने देखा कपड़ा डाल के रखते सोते हुए, जैसे द्रौपदी की आवाज थोड़ा सा ऊपर करते क्या कह रही है, सुन लेते क्या कह रही है, कठिन कठिन चीज में गाली आसानी थी, उसने कहा कि पानी चाहिए, जमीन से कहां से कपड़ा वापस कर लिया, हमारे बस नहीं करा हुआ अभी चट्टान को तोड़ के गदा से भी पानी निकाल दूंगा, अर्जुन गुस्से में आ गया, हर बार खड़ा होता गदा चलाने की बात करता मेरा नंबर करेगा, तू बैठ के पानी मैं निकालूंगा, तो गांधी उठाया और जमीन में तीर मारा और एक जल डालने के लिए उसे द्रौपदी ने पानी पिया और ये बताते हैं वो बाद में जाकर परमानेंट पहनने लगे, विराट की पारी से क्या गया बाढ़ गंगा, अर्जुन की गंगा या तीर की गंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ एक जगह भीमतल, आपने सारी जगह देखी वहां जाके एक निशान बना हुआ पैर का, बहुत बड़ा, और पैर कितना बड़ा, इस दीवार से और उस दीवार तक, उस क्लासरूम की उस दीवार तक पैर का, ऐसे बता दें भीम के पैर का निशान है, इतना लंबा चौड़ा पैर, और पैर का निशान है उस खास उस गड्ढे की खासियत, उसने पैर से पानी निकाला था, उस गड्ढे की खासियत है कितनी भी सूखा पड़ जाए उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र पानी की कमी पानी नहीं है, पानी बहुत ज्यादा किल्लत है, लोग जिस जगह काम चला रहे हैं उस जगह पे पानी की किल्लत होने के बाद भी कितनी भी सूखा पड़ जाए लेकिन उस गड्ढे का पानी कभी खत्म नहीं होता, उसका ऐसा स्रोत है कि उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, 24-12 महीने पानी रहता है, कितनी भी सूखा पड़ जाए, बारिश कितनी भी कम हो लेकिन उसका पानी कभी खत्म नहीं होता, उसे कहते हैं भीमतल, उसे भीम का पैर कहते हैं, भीमकुंड कहते हैं। तो यह जगह अब मैं आपसे कोई जो सभ्यता है तो अर्जुन के द्वारा यहाँ से ये बैराट की पारी, और बैराट की पारियों से मैं आपसे कोई एक जलधारा निकलती है, बैराट की पारी, और बैराट की पारी अब कोटपुतली बेरोड में, पहले जयपुर में कोटपुतली, और ये जो पारी यहाँ से निकलती है जलधारा, इससे उद्गम, और इससे जो उद्गम हुआ वो हुआ बाण गंगा का, बाण गंगा नदी का, और इसके किनारे जो विकसित सभ्यता है वो कहलाती है अपनी बैराट सभ्यता, किनारे विकसित जो सभ्यता है वो है बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। अब इस स्टेटमेंट को बना के ले जाते हैं, तो ये जो आपको पारी दिख रही है बीजक पारी, बीजक की पारी पर शोध किया गया, तो बीजक की पारी पर शोध करने के बाद यह लेख लिखा मिला ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लेख लिखा मिला, जब उसको पढ़ नहीं पाए तो उसका शोध किया गया, तो इस लिपि को पढ़ा गया, ये लिपि ब्राह्मी लिपि में है जो अशोक के बारे में लिखती है, अशोक अपने अभिलेखों में अपना नाम लिखवाता था देव नाम प्रियदर्शी, और ये बताते हैं कि उस पर अशोक के बारे में लिखा गया कि अशोक बौद्ध धर्म की बुद्ध धर्म और संघ तीन शाखाओं को जॉइन करता था, तीन शाखाओं में बिलीव करता था, इसका मतलब ये जो जगह है वो जो चट्टान पर लिखा हुआ लेख होते हैं कहते हैं शिलालेख, शिलालेख लिखने की प्रथा पूरे बात में अशोक लिखा था, ईरान के शासक सादारा से या दारा से कराया था, और इस जो चट्टान की बीजक की डूंगी इस पे लिखा हुआ जो लेख था आज नहीं है, क्योंकि ये एक शिलालेख था, हमारे पुरातत्व विभाग के शोध का काम था, इसलिए उस जगह को लेख वाली चट्टान को काटा गया और काटकर उसे कलकत्ता ले गए, तो कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो मेन बात क्या है, इससे जो शिलालेख मिला, अब यहाँ गांव है जो बीजक डूंगी है, वही गांव है बाबरू गांव, बाबरू गांव का नाम है, और बाबरू गांव की शिला पर लिखा मिला तो गांव के नाम से शिलालेख को नाम दे दिया बाबरू शिलालेख, आज भी वो गांव है, आज भी वो जगह, लेकिन वो कटा हुआ अलग से दिख रहा है कि यहाँ से काट कर लेके चट्टान को लेके चट्टान को, तो इससे मिला है बाबरू शिलालेख। अब पेपर में क्या आता है बाबरू शिलालेख कौन सी चट्टान से मिला डूंगी से, बीजक डूंगी से, तो बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख मिला, और बाबरू शिलालेख मिला तो इसके कुछ क्वेश्चन आपने को पढ़ने, जैसे मैं आपसे कहूं बाबरू शिलालेख का संबंध किससे था, तो इसके लिखवाने वाला कौन था, अशोक, तो इसका संबंध अशोक से मिलता है, लिखवाने वाला मौर्य वंश का राजा अशोक यानी अशोक मौर्य। अब मुझे दो चीज आप बताओगे लॉजिक लगा के, मैं आपसे कहूं अशोक मौर्य लिखवाया तो अशोक मौर्य आया होगा या शासन किया होगा, पांडवों ने अपना ज्ञातवास बताया तो पांडव भी आए थे, तो राजस्थान की ऐसी सभ्यता जो मौर्य मौर्य काल की जानकारी देती है और महाभारत काल की जानकारी देती है, तो कौन सी हो जाएगी? हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं, ये चीज यहाँ मिली तो हमने पता चला। इसके बारे में बात करें तो इसको खोज करता पता कौन था, कैप्टन बर्ट, खोज करता कैप्टन बर्ट था 1837 में, कैप्टन बर्ट ने 1837 में, लेकिन इसे 1840 में कहां ले गए थे, कलकत्ता, कहां ले गए थे, कलकत्ता, लेकिन वर्तमान में रखा हुआ है कलकत्ता में, वर्तमान में रखा है कलकत्ता में, कलकत्ता संग्रहालय में। अब कलकत्ता संग्रहालय कहां है, कहां है, ठीक है देखो, अब इसका एक नया नाम दिया कलकत्ता बैराट शिलालेख, यानी कलकत्ता बैराट शिलालेख के नाम से इसको जाना जाता है वहां। इसका लिप्यांतरण, लिप्यांतरण कहते हैं अनुवाद, कि इस अभिलेख का लिप्यांतरण या अनुवाद किसने किया, या अनुवाद किया कैप्टन किटोई ने, कैप्टन किटोई नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा इसका लिप्यांतरण या अनुवाद किया गया कैप्टन किटोई। इसका विस्तृत अध्ययन या बात करें, विस्तृत जो अध्ययन किया वो किया था डॉक्टर भंडारकर ने 1910 में, या विस्तृत अध्ययन किया डॉक्टर भंडारकर ने 1910 में, डॉक्टर भंडारकर ने 1910 में। और इसकी लिपि जो रीट में पूछी गई है कि इसकी लिपि कौन सी थी, और लिपि कौन सी, ब्राह्मी, तो अशोक की लिपियां थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, चार लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी। इसकी भाषा थी प्राकृत, लेकिन आपको ये भी तो आएगा कि इसमें जानकारी किस चीज की मिली, तो उसमें जानकारी मिली थी कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म की बुद्ध धर्म शाखा का अनुयायी था, यानी सबसे ज्यादा उसका विश्वास था धर्म शाखा पर था। अशोक पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन वो कलिंग युद्ध में ये बताते हैं कि कलिंग युद्ध में उसने 1 लाख लोगों के सिर काट दिए, जिसके कारण उसकी आत्मा शांत हो जाती है, उसके कारण वो जंगल में भाग जाता है, मुझे शांति चाहिए, मैंने सृष्टि का नाश कर दिया। तो जब जाता है तो उसका भतीजा था, उस भतीजे ने निरुक्त नाम का भतीजा था, उसके बड़े भाई ये कैसे उसका बेटा था सुसीम था, और निरुक्त कहता है, निरुक्त के पास जंगल में पहुंचता है, निरुक्त से सलाह देता है, जाइए जंगल में, अगर आपको आत्मा की शांति चाहिए, आपको इस चीज से बाहर निकलना है, तो जाइए सीधे उस पहाड़ी पर जंगल में एक आश्रम है, वहां गुरुजी रहते हैं, वो आपको इस चीज का मार्ग बताएंगे। तब उन्होंने उपगुप्त की सरली उपगुप्त के पास गए, उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध धर्म से मोटिवेट होकर प्रमोट होकर इन्होंने बौद्ध धर्म की धर्म शाखा को ज्वाइन कर लिया। तो उपगुप्त के गुरुजी थे जो बौद्ध धर्म का उनसे शिक्षा लेकर ग्रहण करते हैं। इसमें मैंने आपको पेज में बताया कि मैं आपको इसलिए लिखवा दिया कि ऐसे ही आपको कम पेज में सारा मैटर तैयार करना, अपने को इससे क्या फैक्ट बनता पढ़ने का, आपको उसमें बारह पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा सीट पर जाकर। सबसे बड़ी बात इस अभिलेख में मुख्य धर्म शाखा जोड़ दिया गया, अशोक की धर्म शाखा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1871 में, 1871 में मैं आपसे कहूं कि प्राचीन चीजों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो पुरातत्व विभाग की, और पुरातत्व जो विभाग था ये विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में जॉन कनिंघम के द्वारा, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन इस विभाग ने राजस्थान में काम करना स्टार्ट किया था 1871 में। तो ऑल ओवर इंडिया में कनिंघम काम करेगा, लेकिन राजस्थान में 1871 में से भेजा और इसकी जिम्मेदारी दी थी कार्लाइल को। तो कार्लाइल के नेतृत्व में अशोक किया जाएगा। इस कार्लाइल ने कहा था कि अशोक के एक शिलालेख की और जानकारी मिल रही है वहां से, और वो शिलालेख भीम डूंगरी से मिल रही है। तो दूसरे शिलालेख की जानकारी इसने कौन से डूंगरी से दी, भीम डूंगरी। अभी तक इसका कोई तथ्यात्मक विवरण प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि कार्लाइल के अनुसार दूसरा शिलालेख भीम डूंगरी से मिलने के आसार थे, लेकिन उसका कोई तथ्यात्मक अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते। फिर भी मान लो पूछ लिया जाए कि कार्लाइल के अनुसार दूसरे शिलालेख मिलने की उम्मीद किस डूंगरी से बताई गई है, तो डूंगरी कौन सी बताई गई है, भीम डूंगरी। और यहां से आता है भीमतल, एक शब्द आता है भीमतल या भीमकुंड, भीमतल या भीमकुंड। बन गया क्या, चले आगे। अभी अपन
सभ्यता पे पहुंचेंगे कि किसने खोज की, किसने खुदाई की, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। अभी अपन उससे पहले की चीजें पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी चीजें हैं। डुंगरियों के नाम याद रखना, डुंगरियां इंपोर्टेंट है, डुंगरियों के नाम आते हैं कि कौन सी डुंगरी का संबंध किससे है। 5 के नाम देखिए, 4 देखिए, क्योंकि अब की बात पेपर में समय 5 ऑप्शन है। तो आप ध्यान रखोगे कि एक अलग देखो 3 सेम दे दी तो उनमें से आपको छांटना होता है। ज्यादा याद नहीं, बीजक डुंगरी, भीम डुंगरी, बोमली डुंगरी, गणेश डुंगरी, महादेव डुंगरी। तो डुंगरी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सभ्यता कौन सी जाएगी? विराट। और आपको पता है विराट कौन सी नदी के किनारे पांडगंगा, और पांडगंगा के किनारे सभ्यता कौन सी? विराट। और बीजक डुंगरी पे कौन सा साल मिला? बाबू साल। तो लिखवाने वाला कौन था? अशोक मौर्य। और खोज करता कैप्टन बर्टे का खोज हुई 1837 में। वर्तमान में तारका गया कलकत्ता संग्रहालय। लिप्यंतर या अनुवाद किसने किया? कैप्टन किटोई ने। और विस्तृत अध्ययन भंडार ने कब किया? 1910 में। लिपि है ब्राह्मी भाषा कौन सी है? प्राकृत। और जानकारी मिली अशोक के बौद्ध धर्म की धम्म शाखा की। तो जो जानकारी जगह नहीं इसमें ऐड कर लूंगा, अगली लाइन बोल दूंगा मैं। 7 से ज्यादा नहीं है इसके, ये चीजें बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी है ना, इसमें लाइन जोड़ देते हैं। पहुंच गए क्या तक? इसमें लिखो जानकारी में अशोक की बौद्ध धर्म की धम्म नीति। अशोक की बौद्ध धर्म की धम्म नीति, धम्म कहते हैं अहिंसा, धम्म नीति का पता चला। एक शब्द मैंने नीचे अलग से लिखवाया, भीमतल या भीमकुंड, यानी भीम का क्या बनाया गया? पैर, जिसमें हमेशा क्या बना रहता है? पानी। तो भीमकुंड भी कहते हैं, भीमतल भी कहते हैं। भीमतल कहां है? तो भीमतल कौन सी सभ्यता में? विराट में। और यहाँ महाभारत काल से संबंधित है, क्योंकि पांडवों ने अपना क्या बताया था? अज्ञात। राजा विराट थे, उनके काल में उन्होंने अपना अज्ञातवास बताया था। तो भीमतल या भीमकुंड में लिखना। यहाँ यह भीम का पैर का निशान है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, अब ये तो गया यहाँ से फिनिश। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो क्या सभ्यता में, इसके बाद देखो लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्या क्या मिला यहाँ से। ये बन गया सबका, नहीं बना? बना ले। अब मैं आपको सीधे सीधे कोई ऐसी सभ्यता बताऊं जो बौद्ध धर्म और मौर्य काल से संबंधित है, तो विराट। लेकिन इसके अलावा दो चीजें और साथ पढ़नी है आपको। बौद्ध और आपको मौर्य काल तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें और मैं अलग से लेकर आऊंगा कि किस जाति की जानकारी और यहाँ से प्राप्त होती है, वो अलग से उनका स्टेटमेंट में बताऊंगा कि कैसे हमें पता चला, या कैसे हमें पता चला कि उनका यहाँ से साक्ष्य मिला। ठीक है, बन गया क्या? देखो पेपर, यहाँ जो विराट है, विराट आने वाला विदेशी, और विराट में विदेशी आता है इंसान। विराट आने वाला विदेशी है इंसान। हिंसांग भारत आने वाला विराट आने वाला विदेशी था। हिंसांग चीन से आया, जो 629 से लेकर 644 तक था, 15 साल। जब वो आया उस समय चाइना और भारत के मार्केट में सिल्क मार्क का व्यापार होता था, और सिल्क के कारण चाइना और भारत के बीच में जो रास्ता था वो लूटपाट बढ़ गई थी। लोगों को सही सलामत यात्रियों को व्यापार को निकलने नहीं दिया जाता था, और चाइना के राजा ने रोक लगा दी, घोषणा कर दी चाइना में कि कोई भी उस मार्ग में भारत की तरफ नहीं जाएगा चाइना से। लेकिन वो राजा के आदेश के खिलाफ, क्योंकि हिंसांग के माइंड में एक ही चीज थी जो बार-बार घूम रही थी, उस पर एक चीज का प्रभाव था बौद्ध धर्म का। वो बौद्ध धर्म से इतना इंप्रेस था कि मुझे बौद्ध धर्म के बारे में चीज जाननी है, और बौद्ध धर्म का जानना है तो कहां जाना पड़ेगा? भारत। महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली, उपदेश स्थली, सब कुछ भारतीय तपस्या स्थली, सब कुछ है। तो यहाँ आना था, इसलिए वो ऐसी परिस्थिति में आ गया। और जब आया तो रास्ते में बताता है, जो राजा ने घोषणा की लूटपाट स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर कोई नहीं जा सकता, यात्रियों को व्यापारियों को सही सलामत नहीं भेजा जाता है। तो अपनी किताब यूकी में कहता है कि मैं जब आ रहा था तो मुझे भी कुछ लोग झाड़ियों से निकल के आए, मुझे लूट लिया। पहले बैग नहीं होते, लोग सामान कपड़े वगैरह बैग नहीं लाते, पोटली में लगा देते, कोई पोटली लगा जाता था। वो बताते मुझे लूट लिया गया, लेकिन उसने कहा चलो मेरी पोटली लेके भागे, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा था वो सब ले लिया। लेकिन लास्ट में दो और आए झाड़ियों से निकल के, वो कहते हैं सब लूट लिया, क्या बचा है? इंसान कहता सब लूट लिया, कुछ नहीं बचा। तो हम तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो कहता क्या चाहिए? मेरे को कुछ बचा ही नहीं। तो एक व्यक्ति ने अपने कपड़ों पे आगे, वो कहता कपड़े भी खोल, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ ले जाएंगे। तो एक ऐसा लुटेरा था जिसकी नजर कपड़े पे वो भी उतार ले गया। अब जिन झाड़ियों के पीछे वो बैठे थे, कपड़े खोलकर मैं बैठा रहा कि दूसरा आ जाएगा, मैं उसको उतारूंगा, वो पहन के मैं आगे जाऊंगा, तो झाड़ी तो पकड़ रहती थी किसी ना किसी को। तो घटनाओं के अंजाम झाड़ी के पीछे। तो ये बड़ी समस्या थी भाई। तो अगर हम बात करें तो बताया जाता है इंसान कौन था? तो चीनी यात्री। चीनी मतलब चाइना से आने वाला चीनी यात्री था। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि जब आया तो ये किस राजा के दरबार में आया? कौन सा राजा भारत का प्रसिद्ध? हर्षवर्धन। यह दरबार में आया हर्षवर्धन, इनके दरबार में रहा। क्या मुझे बता सकते हो इसका उद्देश्य भारत आने का क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना। उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना इसका उद्देश्य था। इसलिए जगह जगह कोशिश की, फिर बताया कि आप कहीं मत जाइए। एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। नालंदा बिहार में, जिसे कुमारगुप्त नाम का गुप्त राजा बनाता है, और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा तुड़वा दिया गया कि भारत में अन्य धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल इस्लाम की चर्चा होगी, इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए अन्य जगह को जानने धर्म की शिक्षा दी जाती है, तुड़वा दिया गया था। तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की नालंदा में। तो नालंदा में पढ़ने वाला विदेशी था, इन्होंने शिक्षा ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। और जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की उस समय का प्रिंसिपल था सीलभद्र। उस समय का प्रिंसिपल था सीलभद्र, जिसको उन्होंने टीसी जमा कराई थी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इंसान ने जब शिक्षा ग्रहण की समय नालंदा का प्रिंसिपल कौन था? सीलभद्र। इसने किताब लिखी भाई सीयू की, इसने ग्रंथ लिखा सीयू की। इसको बाद में नाम दिए गए, और बाद में नाम दिए गए यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। हिंसांग भारत में राजस्थान में दो जगह आया। हिंसांग राजस्थान में कितनी जगह आया? दो जगह। एक आया बैराट में, एक आया बीनमाल में। कितनी जगह आया? दो जगह। और जब आया इसने यात्रा की तो एक जगह तो थी बैराट और एक जगह थी बीनमाल। इन दोनों में अंतर क्या है? इसने क्या किया? बैराट का नाम दिया पायरू, या इसको कहा था पदयात्रा। यानी इसने बैराट को अलग अपनी लैंग्वेज में नाम दिया पायरू या पदयात्रा, और बीनमाल को नाम दिया पोलो बोलो। बीनमाल को क्या नाम दिया? पोलो बोलो। आया व्यवस्था ही चेंज कर गया, इसको ये करो, इसको ये करो। तो बैराट को इंसान ने नया नाम दिया पायरू या पदयात्रा, और मैं आपसे एक को बीनमाल को क्या नाम दिया? पोलो बोलो। तो इंसान राजस्थान में कितनी जगह है भाई? दो जगह, बैराट और बीनमाल। बीनमाल को क्या नाम दिया? पोलो बोलो, और बैराट को क्या नाम दिया? पायरू या पदयात्रा। तो आप ध्यान रखोगे, इसलिए जो नामकरण किया ये राजस्थान में। एक तो जगह बैराट और एक जगह बीनमाल। बैराट का नाम नया नाम रखा, और बैराट का नया नाम रखा वो पदयात्रा या पायरू, पदयात्रा या पायरू। और इसकी बात करें बीनमाल की तो इसको नाम दिया था पोलो बोलो।
बोलो बोलो, ये दोनों अलग हो गए स्टेटमेंट। अब ये इसलिए आया, ये केवल शोध के लिए आया, खोज के लिए आया, क्योंकि इसे भी पता चला क्यों, क्या पता चला, क्या करने आया था बौद्ध धर्म से चलन करने, उसे पता चला कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध राजा कौन था, बौद्ध धर्म से किया अशोक चक्रवर्ती सम्राट, तो अशोक के कुछ बौद्ध धर्म के शासक आए विराट में, तो विराट इसलिए आया, ये खोज भी करते करते और ये बताते सभ्यता का, अब अपन पढ़ेंगे खोज करता और फिर पढ़ेंगे उत्खनन करता। इस सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी 1936 और उत्खनन किया दो लोगों ने, एक का नाम था नीलरत्न बनर्जी, इसे कई बार शॉर्ट में कहते थे एनआर बनर्जी, और एक का कैलाश नाथ दीक्षित के एन दीक्षित कहते थे, और इन लोगों ने इसकी खुदाई की थी 1962-63 में। अब जो मैं नई चीज इसमें से निकालूंगा वो आप स्वयं से बताओगे मुझे, एक बार बना लीजिए आप। पायरू तो नए नाम है, दो जगह ध्यान रखोगे, और एक विराट बीमार, दोनों के अलग नए नाम रखे, और ये बहुत आते हैं बीमार को क्या कहा, विराट को क्या कहा, पहले बहुत आए हुए, लेकिन अभी आगे में नहीं आ रहे, क्योंकि ये सामान्य चीज हो गई आजकल के पेपर में। अब दोनों चीजों में एक चीज आप सोच करोगे, मैं आपसे खोज करता कौन सा सभ्यता का दयाराम साहनी, और कब से कब तक खोज की 1936 उत्खनन करने लोगों ने किया, तो एक नीलरत्न बनर्जी और दूसरा। अब ये देखो, ये तो टाइमिंग है ना, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, बाद की, ये तो खुदाई वाली स्वतंत्रता से पहले की बात है, बाद की। तो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता से पहले और उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ, कौन सी सभ्यता है वो, विराट। इसके अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता से पहले और उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी खोज स्वतंत्रता से पहले और खुदाई स्वतंत्रता के बाद हुई, ये इसका स्टेटमेंट तो अलग से बनता है। अब अपन सीधे खुदाई के बाद सकते हैं, क्या क्या मिला, खुदाई उत्खनन में साक्ष्य कम मिले, लेकिन उससे पहले का मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैटर खूब सारा इसका बन गया। क्या कुछ होगा, अब मुझे एक बात बताओ कि विराट से डूंगरियां कितनी निकाली मैंने आपको, देखो पेज खोल के, कौन कौन सी है, बीजल डूंगरी और कौन सी नदी के किनारे बताइए, बाबू सलाले कौन सी डूंगरी से मिला है, बीजल डूंगरी से, किससे संबंधित है, अशोक से, और अशोक की कौन सी नीति, दमनी नीति। मुख्य बाकी बुद्ध धम्म संघ तीनों बताता है, बुद्ध यानी पूर्ण ज्ञानी बताते हैं, बुद्ध का पूर्ण ज्ञानी, तभी को बुद्ध कहा गया था, बोध और बुद्ध दोनों अलग अलग चीजें, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान, जैसे हम कहते हैं ज्ञान हो गया, जैसे भी कहते हैं बोध हो गया, तो बोध होने ज्ञान नहीं किया, और जो ज्ञान जिसे प्राप्त होता है उस व्यक्ति को बोध वाले को कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान को कहते हैं ज्ञान, और जिसको प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को कहते हैं ज्ञानी, ऐसे बोध हो जाता है, और बोध जिसको होता है उसे कहते हैं बुद्ध, इसलिए पूर्ण ज्ञानी को बुद्ध कहते हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहा गया था, बुद्ध यानी पूर्ण ज्ञानी, और सन्यासी का बंधारण किया था इसलिए महात्मा कहा गया, तो पूरा नाम महात्मा बुद्ध हो जाता है। अब यहां से अपन आगे चले, अब देखो ये बन गया सबका, नेक्स्ट चले, अब यहां से साक्ष्य देखो एक बार, यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले विराट से। सबसे पहले तो इसका संबंध शासक, क्या इसका संबंध, यहां से जानकारी मिली, दो टाइमों की जानकारी मिली, तो आप जैसे जान सकते हो इसको, एक तो बौद्ध धर्म की या तो बौद्ध काल की, या मैंने कह सकते हैं मौर्य काल की, मौर्य काल की, एक तो मौर्य काल की जानकारी मिली, एक जानकारी मिली महाभारत काल की। क्या मैं कह सकते हैं महाभारत काल की जानकारी मिली थी क्या, यहां से भीम का तो पैर ही मिल गया पूरा, देखो, या कीचक महल भी मिला है, कीचक जानते हो, कीचक कौन था तो सही, कीचक जो राजा विराट उसका साला था, जिसकी नजर थी द्रौपदी पर, जिसको भीम ने मारा था। अभी देखो मौर्य काल है, और मौर्य काल को लेकर बात करें तो सभ्यता को नाम देते हैं मौर्य संस्कृति की सभ्यता, मौर्य संस्कृति की सभ्यता, इसे अपने नाम दे सकते हैं मौर्य संस्कृति की सभ्यता। अब देखिए मैं आपसे संबंधित शासक की सभ्यता से, इस सभ्यता से संबंधित शासक कि कौन कौन से राजा का इससे संबंध है, इस जगह की बात करूं, सबसे पहले अशोक आया था क्या, बिल्कुल आया था। दूसरा हुरो का लुटेरा तोड़मार, वो भी आया था, जिसे तोड़मार भी कहते हैं, और तीसरा यूनानियों का शासक मिनांडर, वो भी आया था, उनके सिक्के यहां से मिले, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं संबंधित राजा की सभ्यता से संबंधित कितने राजाओं का साक्ष्य मिलता है, तो अशोक मौर्य, इनको तो भाई पूरा लेके मिला है। दूसरा हुर शासक तोड़मल, हुर एक बर्बर जाति थी, एक यूनानी शासक मिनांडर, इसके सिक्के यहां से मिले हैं, यूनानी शासक मिनांडर। और यहां से एक राजा को लेकर मिला है मुगल शासक अकबर, और मुगल शासक अकबर ने टकसाल बनाई थी, और ये एक दिन का रहने के लिए महल भी बनवाया था, एक दिन का महल, एक रात रुके थे, और एक रात रुकने के लिए महल बनवाया था आज भी। और नीचे से आप देखो ना जाके बीच में बिल्कुल खेतों के बीच बना हुआ है, भाई बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे नीचे घोड़ों के रखने की जगह है, और ऊपर एक ग्राउंड है बहुत बड़ा महल में, उसको ठहरने के लिए बनाया था, रूम कम है, लेकिन वो स्पेस से आराम से व्यक्ति रेस्ट कर सकता है, सेना ले सकती है। तो अकबर इसने यहाँ टकसाल बनाई थी, इसने यहाँ टकसाल बनाई, यहाँ से 6 से 7 कमरों का खंडर भवन मिला, 6 से 7 कमरों का खंडर भवन मिला, उसको शोध किया गया तो वो बौद्ध मठ निकला। तो बौद्ध मठ कहां से मिले, यहां से मिले, वो ईंटों को लकड़ियों बने हुए, तो 6-7 खंडर भवनों का एक खंडर भवन कहां से मिला है, तो मिला है कहां से, विराट से। लेकिन मेरे को 11 कमरों का कहां से मिला है, तो बालातल से। कहां से मिला है, तो दोनों चीज मंत्र करना, 6-7 कमरों का खंडर कहां से मिला है, जिसकी पहचान बौद्ध मठ या बौद्ध चैत्य के रूप में की गई थी कि बौद्ध आश्रम था, और बात करें 11 कमरों का कहां से मिला है, तो बालातल से। तो दो जगह से रूमों का मिला है, कमरों का मिला है, ध्यान रखना, यहां 6 से 7 कमरों का खंडर मिला, खंडर भवन मिला, जो ईंटों से निर्मित था, जो ईंटों से निर्मित था, जिसे बौद्ध मठ कहा गया। जो आश्रम होते हैं बौद्ध मठ यानी मठ कहते हैं, यानी यहां कोई व्यक्ति रहेगा जो उपदेश देगा, क्लास चलेंगे। इसका मतलब आपसे पूछा जाए बौद्ध मठ कहां से मिले, तो विराट से। बौद्ध मठ मिले, अब मठ मिले तो मठ में बौद्ध धर्म के लोग गिरेंगे, अब मरेंगे तो बौद्ध धर्म के लोग मरते थे, उनकी मृत्यु क्या, मृत व्यक्तियों के स्तूप बनाए जाते थे। तो अब बताओ मठ मिलेगा तो स्तूप मिलेंगे, लोग मरेंगे भी, तो कहेंगे बौद्ध स्तूप मिले, बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। यह एक और स्टेटमेंट है, एक स्वर्ण कलश या मंजूषा या संदूक, क्या था ये, कितना दबाया, रवि को नहीं पाया, स्वर्ण कलश मंजूषा संदूक प्राप्त हुई, संदूक को खोला गया भाई,
खंडर भवन मिला जो ईंटों से निर्मित था, इसे बौद्ध मठियों में पहचान की गई। इसको देखा गया तो बौद्ध की चीजें ज्यादा मिली तो बौद्ध मठ आ गया। अब बात आती है स्वर्ण कलश मंजूषा संदूक मिली तो संदूक को खोल के देखेंगे अंदर क्या है। जब संदूक को खोला गया तो खोलने के बाद इसमें अस्थियां मिली और अस्थियों को शोध के लिए भेजा गया तो लोगों ने शोधकर्ताओं ने स्टेटमेंट दिया ये महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। क्या बताएगी? महात्मा बुद्ध की अस्थियां बताएगी। तो महात्मा बुद्ध की अस्थियां जो प्राप्त हुई वो कहां से प्राप्त हुई? बैराग से। तो यहां केवल मान लिया कि मैंने आपको ये बताया कि शोधकर्ताओं ने शोध में बताया कि जो अस्थियां मिली थी वो महात्मा बुद्ध की बताई गई थी, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट ऐसा कंफर्म नहीं है कि महात्मा बुद्ध की थी, लेकिन शोधकर्ताओं ने स्टेटमेंट दिया। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई, महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। यहां एक तस्वीर मिली, यहां एक तस्वीर मिली और जो तस्वीर मिली थी उस तस्वीर पहचान की गई किसकी है? तो तस्वीर मूर्ति जो मिली थी वो महात्मा बुद्ध की थी, जो मानव ज्ञात पहली प्रतिमा बताई जाती है बुद्ध की, यानी महात्मा बुद्ध की मानव ज्ञात पहली प्रतिमा भी यहीं से मिली। तो हम ये कहें एक तस्वीर मिली जो महात्मा बुद्ध की थी, जो मानव ज्ञात बुद्ध की पहली प्रतिमा, बुद्ध की पहली प्रतिमा थी, जो मानव ज्ञात बुद्ध की पहली प्रतिमा बताई जाती है। अभी लास्ट है, इसके बाद विस्तार ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर फिक्स पॉइंट है सबके दो दो तीन तीन, ये लास्ट जिसका विस्तार है। कालीबंगा, आहड़ और बैराग। बैराग का थोड़ा उनके कारण जो स्टार्टिंग में चीजें कारण विस्तार बढ़ जाता है। नहीं लिखना, बात नहीं करनी है, हो गया। ज्यादा बड़ा नहीं था, संदूक छोटा सा ही था, ताला बड़ा था। अरे किसका यंत्र क्या सामान नहीं रहा है, देखो अस्थियां तो छोटे से में आ जाती हैं, ताला बड़ा था लेकिन कोई और ना खोल पाए, चाबी थी नहीं, वो गड़ा हुआ मिला है, तोड़ना पड़ा। बन गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, हाँ पूछो। नहीं मैंने भी बताया, शोध के लिए भेजा गया था, शोध में मान लगा के बताया ये महात्मा बुद्ध की थी, तो सारी चीजें मिल रही है। तो कंफर्म भी बोला था उन्होंने, उन पर लिखा हुआ था बुद्ध। देखो अच्छा, कितने काल, किस काल की जानकारी मिली यहाँ से? एक तो मौर्य काल है और दूसरा कौन सा है? महाभारत काल। मौर्य काल के कार्य संस्कृति को नाम देते सभ्यता को मौर्य काल, मौर्य संस्कृति की सभ्यता। और राजाओं का संबंध कितने राजा? चार। पहला कौन सा है? अशोक। दूसरा, तीसरा मेनांडर और चौथा अकबर ने क्या बनाई? टकसाल। राजस्थान की सभ्यता ने अकबर ने टकसाल बनाई। बैराग 6 से 7 करोड़ का खंडर भवन मिला जिसकी पहचान कायरू में की गई बौद्ध मठ। तो मरने के बाद बौद्ध धर्म के लोगों को क्या बनाया जाता है? इसको बौद्ध स्तूप कहां से मिलेंगे? बैराग से। स्वर्ण कलश मंजूषा संदूक प्राप्त हुई, महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। उसमें एक तस्वीर जो मिली जो मानव ज्ञान बुद्ध की पहली प्रतिमा बताई जाती है कि मानव ज्ञान बुद्ध की पहली प्रतिमा कहां से मिली है? बैराग से। अब इसके बाद क्या होता है? यहां जो चीजें शेष रह जाती है, अब चीजों को देखो। सबसे पहले तो यहां चट्टानें बहुत मिली, चट्टानें मिली है और आप अभी जाओगे तो बैराग जाओगे तो चट्टानें टाइप की नहीं है, चट्टानें टुकड़ों के पत्थर के टुकड़े, बड़े पत्थर के टुकड़े चौकोर आकृति से रखी हुई है और ये बताते हैं वो इतनी भारी है, इतनी भारी आपसे हिलाई भी नहीं लगेगी। और ये बताते हैं इतनी भारी चट्टानों के टुकड़े पत्थर के उनसे भीम खेला करता था, गुटिया खेलता था उनसे। और ये जो व्यक्ति, तो मैं यही बता रहा हूं आपको, आप जाओगे ऊपर टुकड़े टुकड़े पे ऊपर टुकड़ा ऐसे रखे हुए हैं, आप जाओगे चीजें, लेकिन बारिश नहीं लगता, सूखा सूखा कुछ पानी वानी है नहीं, तो सारी चीजें ऊपर पानी में। तो बताते छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े मारे हुए, बताते भीम गुटिया खेलता था, वो व्यक्ति उसे गुटिया खेलता था। अगर आप उनके पास जाओगे लाके देखो खुद जाओगे नहीं लेगा, वो आदमी से खेला करता था। तो आप बताते कि ये जो सभ्यता है चट्टानें मिली है और गुफा मिली है और गुफा में चित्रांकन बना मिला है और चित्र बने मिले हैं। चित्रांकन के इतनी सुंदरता से चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे प्राचीन चित्रशाला का नाम दिया है। प्राचीन चित्रशाला कहा गया है। और यहाँ मिले हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय होते हैं चट्टानों पर बने हुए चित्र, यानी शैलों पर चट्टानों पर चित्र बने मिले हैं, उनके कारण इसको नाम दिया प्राचीन चित्रशाला की चित्रशाला हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था यहाँ? ये बता दें लिपि मिली है भाई, और जब लिपि प्राप्त हुई है उस लिपि का नाम है संकलिपि। यहाँ से लिपि बताई जाती है, लिपि का नाम बताते हैं संकलिपि। क्या लिपि मिली है? संकलिपि। और यहाँ एक सूती कपड़ा मिला है, यहाँ से मिला एक सूती कपड़ा और सूती कपड़ा ऐसे करके बंधा हुआ मिला है, बंधा हुआ। अब सूती कपड़ा मिला, खोल के देखना पड़ेगा अंदर क्या। तो जब खोला गया, खोलने के बाद पता चला इसमें 36 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 36। और 36 में दो टाइप की थी, 28 तो एक जैसी थी, 8 एक जैसी थी। अलग अलग कर लिया। 28 जो थी इन पर यूनान की मोहर मिली है, इसका मतलब यूनानी सिक्के। और 8 जो थे कोई मोहर नहीं है। और जब मोहरों का प्रचलन नहीं था, क्योंकि मोहरों पर सिक्कों पर लेखन कला की जो प्रचलन था इन्होंने चलाया था, यानी सिक्कों पर लिखने की कला जो थी वो कौन लेकर आया था? यूनानी। ये तो विदेशी थे, इसका मतलब कुछ नहीं लिखते सिक्कों पे। और जो सामान्य सिक्के होते थे जिनमें कोई प्रिंट नहीं होता था उन्हें कहते थे पंचमार्क या 8 सिक्के। इसका मतलब 2 टाइप के सिक्के हो गए, 28 यूनानी है, 8 पंचमार्क है। लेकिन आजकल क्या क्वेश्चन है? आजकल क्वेश्चन आ रहा है, आप ये बताइए इनमें से मेनांडर की कितनी मुद्राएं थी? तो 16 16 मुद्राएं मेनांडर की थी में से। और 16 मुद्राएं 28 पूरी नहीं थी, कितनी थी? केवल 16 मुद्राएं मेनांडर की। पूछा जाता है 16 मुद्राएं मेनांडर की कहां से मिली है? तो बैराग से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, सूती कपड़ा कहां से मिला है? बैराग से। और अब आगे जाके क्वेश्चन पूछा जाता है बना हुआ कपड़ा कहां से मिला? तो बना हुआ कपड़ा मिला था, हाथ से बना हुआ कपड़ा बालातल से। तो राजस्थान की वे सभ्यता जैसे कपड़े मिलते थे दो जगह से, राजस्थान की कितनी सभ्यता से कपड़े मिले? तो एक बैराग से और एक बालातल से। बैराग से कैसे मिला है? सूती, और बालातल से कैसे मिला है? बना हुआ कपड़ा। दोनों में अंतर है, तो दो ही जगह कपड़ा मिला है। तो हम बात करें कि प्राचीन चट्टानों से इनका शिलाश्रय प्राप्त हुआ, क्या कहते हैं? प्राचीन चित्रशाला। लिपि कौन सी मिली है भाई? संकलिपि। कपड़ा कौन सा मिला है? और कितनी मुद्राएं मिली? 36। 28 किसी है, उनमें 36 किसी है मेनांडर की और 8 किसी है। और यहाँ बताया जाता है बना हुआ कपड़ा कहां से मिला था? बालातल। तो दो तीन पॉइंट को बनाइए, एक बार लिख लीजिए, आगे एरो बनाते चलिए, उसी को आगे अगले एरो लिखना। यहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए, लिखना है यहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए, ये लिखा। दूर बोर्ड में मिल नहीं रहा, शिलाश्रय का लिखा है और झंडू सामने लिखा है, फिर भी नहीं मिल रहा। यहाँ से प्राचीन शिलाश्रय मिले जिसके कारण से प्राचीन भारत की चित्रशाला, प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा गया। नेक्स्ट यहां शंखलिपि मिली है, यहां शंखलिपि मिली है। दूसरा लिखना, यहां से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली, यहां से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली जिनमें 28 यूनानी, इसमें 28 यूनानी और 8 पंचमार्क या आहत, पंचमार्क या आहत मिली, 8 पंचमार्क या आहत मिली। एक नीचे नोट बता लेंगे मेनांडर वाला स्टेटमेंट। बैराग से मेनांडर की, बैराग से मेनांडर की 16 मुद्राएं, मेनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई, मेनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई। यूनान का राजा मेनांडर लुट रहा था, इसे सुंग वंश के राजा पुष्यमित्र सुंग ने पास किया था, उसे हराकर अश्वमेध यज्ञ किया था। बात में पढ़ते हैं इसे। उनका एक क्वेश्चन आता है इसमें पिछली बार, बहुत स्तूपों का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? सुंग वंश के राजा ने। ये पिछली बार प्रीमियम पूछा गया क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे है नहीं, देखो वो बालातल में, तो नोट लगा लो, नोट लिखना। बना हुआ कपड़ा, ये रहा
वाला तल से प्राप्त हुआ था, बुना हुआ कपड़ा वाला तल से प्राप्त हुआ था, जबकि सूती कपड़ा पैराट से प्राप्त हुआ था। ओके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो क्या, देखिए यहाँ सीट पे बैठा होगा कोई मैनेजमेंट वाला से भेजना एक बार। चलिए भागे। एक सभ्यता के रेसर, हो सकता है कल से हम जयपुर रियासत स्टार्ट कर दें। ग्रेसर सभ्यता, कहां ग्रेसर? नीम का ताना, नया जगह नीम का ताना। नीम का ताना, देखो आज तक इसके 3 ही क्वेश्चन बने, आज तक पेपर में इसके 3 ही क्वेश्चन बने। वाणा के कहां से मिला, मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला, और ताम्रजनी सभ्यता किसे कहते हैं, बस खत्म काम। ये काम खत्म है, लेकिन हम काम को दूर तक ले जाएंगे, खत्म नहीं करेंगे। यहां जो मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, स्टेटमेंट ध्यान रखना। जैसे मान लो राजस्थान में पतंगाकार, राजस्थान में ये है रावली पर्वतमाला, और 4 जिलों का समूह है, या 4 जिले, शिकर, नीम का ताना, झुंझुनू और चूरू, 4 जिले हो गए ना। इन 4 को एक साथ हम किस नाम से जानेंगे? शेखावाटी। शेखावाटी, ठीक है, तो मान लिया शेखावाटी क्षेत्र। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसको लिखने का उद्देश्य क्या था? जब ना चूरू नाम का कोई पर्पस था, ना झुंझुनू नाम का कोई नाम था, ना ही नीम का ताना कुछ था, सारी चीजें एक ही नाम से जानते थे, शेखावाटी। किस नाम से? और शेखावाटी के बाहर का कोई नाम पॉपुलर हुआ तो वो हुआ सीकर। अब यार एक ही इलाका था, तो यहाँ एक पहाड़ी है ऐसे करके, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है कोलार की पहाड़ी। याद आ गई? कोलार की पहाड़ी, एक पहाड़ी थी कोलार की पहाड़ी। ये जो कोलार की पहाड़ी है झुंझुनू, इसका चाय कहाँ है? नहीं चाय नहीं, मौसम सही नहीं। देखो कितना टाइम हो गया, अरे तो कौन सा टाइम है? इसको करवा दे 10 मिनट की सब बताया बस, फिर तो 15 मिनट की सब बता देंगे। देखो देखो छुट्टी हो जाएगी फिर तो। नहीं अभी इसको करवा देते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी। अभी 10 मिनट खत्म हो जाए कर देंगे। देखो शेखावाटी क्षेत्र, आपको पढ़ने में जो आता है मुझे पढ़ने में जो नहीं आता, आप तक पढ़ने में तुम दोनों टेंशन है, तुम पास से पढ़ रहे हैं। देखो ये कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? कोलार की पहाड़ी प्रेजेंट में कहां है? झुंझुनू। लेकिन मैंने आपको बताया पूरा इलाका किस नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ी बात, कोलार की पहाड़ी पाने का उद्देश्य क्या है? इससे राजस्थान में पूरे भारत ले लो, इससे सर्वप्रथम यानी पहली बार सबसे पहले निकाला गया था तांबा, सर्वप्रथम तांबा निकाला गया। अब मैं आपसे को प्राचीन टाइम में ऐसी पहाड़ी बताओ जिससे सबसे पहले तांबा निकाला गया। तो अब 2 टाइप की चीजें, सर्वाधिक तांबा कहां से निकाला? आड़ से, और सबसे पहले तांबा कहां से निकाला? कोलार की पहाड़ी। तो इसमें अब बात आती है पहले निकलता है जनक या जननी, क्या कहते हैं? तो शुरुआत होगी तो जननी होगी, और सबसे पहले तांबा निकालने के कारण जगह को नाम दिया गया ताम्रजनी सभ्यता। सबसे पहले निकलने के कारण लॉजिक क्या बनता है? ताम्रजनी सभ्यता, सबसे पहले निकलने के कारण ताम्रजनी। अब 2 चीज लगा, ताम्रनगरी लगा और ताम्रजनी सभ्यता लगा। तो ताम्रजनी कहेंगे ग्रेसर को, और ताम्रनगरी किसको कहेंगे? आड़ को। तो ताम्रजनी सभ्यता कहा गया। और ये बताती है वो सभ्यता है जहां से हड़प्पा को ताम्र उपलब्ध कराया। हड़प्पा सभ्यता में कांसा यूज किया जाता था। मैंने कल आपको बताया था कांसा 2 धातु से मिलकर बनता था, टिन और तांबा। तो कांसा बनाने के लिए तांबा चाहिए, तो हड़प्पा सभ्यता के तांबे की आपूर्ति कांसे की जाती थी? ग्रेसर से, इसलिए इसको नाम देते ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता, ये कहलाती ताम्र संचयी सभ्यता। तो यहां तांबे के औजार मिले, यहां से मिले भाई ताम्र औजार मिले, इसमें मिली है त्रिशूल मिला है, अंगूठी मिली है, अंगूठी मिली है, इसका मतलब पहले भी व्यवस्था बैठती थी। त्रिशूल मिला है, अंगूठी मिली है। इसके बाद बिगड़ती व्यवस्था है, तेरी बैठ गई ना। ये देखो आज तो लगा, क्या लगा आज? यहां एक पहाड़ी है नीम का ताना में, खंडेला की पहाड़ी, और खंडेला की पहाड़ी नीम का ताना, और ये बताते हैं इससे उद्गम होता है कांतली नदी का, इससे उद्गम होता है कांतली नदी का। और ये जो नदी है, इस कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है वो ग्रेसर है, और कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र के आसपास के इलाकों को कहते हैं तुरावटी। तो भाषा में बोली जाती है तुरावटी क्षेत्र को कहते हैं तुरावटी। वहां से पूछा जाता है तुरावटी क्षेत्र का संबंध राजस्थान की कौन सी सभ्यता से है? ग्रेसर से। तो इसके किनारे विकसित है, इसके किनारे विकसित है ग्रेसर सभ्यता। अब ब्रेक की जरूरत नहीं है, तो आप देख लो, चीटे मार मंगवाएंगे अभी नहीं, ब्रेक में आप जाके पियाना इसको एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। पढ़ने पे जाना है आपका, चाय पे जाना पूरा। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं वो। तुम तो ब्रेक ही ब्रेक देते हो, पढ़ाओ तो है वही, मैं ब्रेक दे दूं। आज खत्म हो जाएगा बस, ये सब बता दो मीटर वाली, मेरा तो इसी में हो जाएगा। इसकी 10 मिनट कल जयपुर से स्टार्ट करवा देंगे। सवाई जैसे में टाइम लगता है बस, और किसी में टाइम नहीं लगता। हाँ बस सवाई जैसे में टाइम लगता है। साहित्य ज्यादा पेपर में साहित्य आ रहा है, क्या हुआ? कौन से? वो एक बार पूरी करवाएंगे, अंक हो जाएगा, दोबारा करवाएंगे उनको। पहले पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे पहले। अच्छा तो कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तुरावटी। तो तुरावटी का संबंध किससे होगा? ग्रेसर सभ्यता से। अब मुझे बात बताओ, क्या बता सकते हो ग्रेसर को ताम्रजनी क्यों कहते हैं? इसका लॉजिक नहीं है। पहाड़ी कौन सी है? कोलार। कोलार की पहाड़ी नहीं होती तो ताम्रजनी का कोई स्टेटमेंट मिलता ही नहीं। तो राजस्थान में सबसे पहले प्राचीन काल में जो तांबा निकाला गया था, सबसे पहले वो कोलार की पहाड़ी से निकाला गया, जो कहां स्थित है प्रोजेक्ट में? झुंझुनू में। और एक लाइन यहां जोड़ लेंगे आप जस्ट नीचे, कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र को तुरावटी कहा गया। खत्म करवाएंगे ग्रेसर, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं ग्रेसर में। बन गया क्या सबका? बनाओ एक बार। क्या हुआ? हाँ लो युगी ने, वो ये ताम्र युगी ने, सोनाली झुंझुनू में। चलेंगे अब इसके खोज और उत्खनन करता सब क्या लगे इसके भी है। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें 2 पढ़ेंगे अपन, एक आरसी अग्रवाल और वीर मिश्र, और इसको लेकर हम बात करें खोज करता। इसमें अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, खोज और उत्खनन दोनों एक साथ करवाए गए, खोज करता और उत्खनन करता। और अगर हम बात करें खोज करता उत्खनन करता को लेकर, तो इसमें ध्यान रखोगे आप आरसी अग्रवाल और वीर मिश्र। वीर मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1972 से लेकर 1977 तक, इनका टाइम पीरियड है।
1972 से लेकर 1977 तक अग्रवाल और वीएन मिश्र जो शोध करता है इसमें जिन्होंने शोध किया खुदाई की उत्तरण किया। यहाँ देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नदी कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? आगे देखना है कौन सी नदी है। तो कांकरी नदी इनकी प्रमुख नदी है। उसके चारों तरफ उसे क्रॉसिंग करने के लिए बांध बना हुआ मिला, लेकिन फूटा टूटा बना मिला। और यह बताया जाता है यह बांध का निर्माण जो बना मिला पत्थरों से बना मिला, बांध का निर्माण पत्थरों से मिला। एक आता है घरों का निर्माण, घर या भवनों का निर्माण पत्थरों से हुआ। तो एक ऐसी सभ्यता है घरों का भवनों का निर्माण पत्थरों से मिला है, विराट है, सॉरी ग्रेस है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें? तो मैं पता है बांध मिला है, वो भी पत्थरों का, घर मिले हैं, वो भी पत्थरों के मिले हैं। इसके बाद यहां से एक और चीज मिली है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला। ये इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, सारे लोग मछली पकड़ते हैं, तांबे का कांटा मिला, मछली तो पकड़ते हैं, लेकिन मछली क्यों पकड़ते हैं? उसका रीजन क्या होगा? या तो मछली खाएंगे या फिर बेचेंगे। अगर जो पकड़ के बेच सकता है वो खा भी सकता है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये मछली खाते थे तो मांसाहारी थे। अब मुझे एक बात बताओ, शाकाहारी मांसाहारी हो सकता है क्या? शाकाहारी और मांसाहारी शाकाहारी हो सकता है क्या? मांसाहारी शाकाहारी हो सकता है कंफर्म है। तो ये अपन कैसे जो मांसाहारी हो तो सेवरे शाकाहारी कुछ नहीं छोड़ेगा, मांसाहारी हो गया छोड़ेगा खाने में। तो दोनों टाइप के बताएंगे कंडीशन के कारण। इसका मतलब ये कैसे हो गए सर्वाहारी। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब मांसाहारी थे। तो इनकी निर्भरता व्यापार में देख लो या खाने में देख लो, या क्या पकड़ निर्भरता क्या हो गई? मछली पर, या मछली पकड़ने पर इसका मछली खाने में रहेगी और पानी का एक ही स्रोत क्या है इनके पास। इसका मतलब मछली पर डिपेंड, मछली का सबसे ज्यादा सच मिला है। इसका मतलब मछली के लिए मुख्य चीज हो गई जिसके कारण कांतली को इनके कोई कह सकते हैं कांतली नेतवाई नदी होगी, इसलिए कांतली बनाने नेतवाई नदी का स्टेटमेंट दिया। इसके बाद यहां से बाड़ागर मिला है, बाड़ागर मिला। अब आपको बाड़ागर क्या है? बाढ़ प्लस अग्र। बाढ़ का होता है तीर और अग्र होता है अगला, यानी तीर का अगला नुकीला भाग, इसको कहेंगे बाड़ागर। तीर का अगला नुकीला भाग जो अंदर जाता है, कहीं भी अपन किसी पे भी तीर मारते हैं अंदर जाता है वो नुकीला भाग यहां से मिला है। तो तीर का अगला नुकीला भाग, इसका मतलब क्या करते होंगे? शिकार। अगला नुकीला भाग, इसका मतलब अपने कह सकते हैं शिकार पर निर्भर थे, शिकार करते थे। यहां से मृत पात्र मिला है, यहां से मृत पात्र मिला। मृत पात्र यानी मृत पात्र मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बनी मिली है मृत पात्र की। अच्छा बताओ काली गंगा में पक्षियों में किसका चित्र बना मिला था? बगुला। मैंने बताया पंख फैला हुआ कौन था? बगुला। यहां ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है। पत्थरों से निर्माण घरों का कौन सी सभ्यता में? ग्लेशियर में। और बांधों का निर्माण कैसे? पत्थरों से। मछली पकड़ने का तांबे का क्या मिला है? कांटा। और मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी कांतली नेतवाई नदी बाड़ा के मिला। वार का नुकीला, तीर का नुकीला भाग से क्या करते थे? शिकार। और क्या मिला यहां से? मृत पात्र। काम की बात तो ये है जो इसमें ग्लेशियर में पड़ती है। और ग्लेशियर में ज्यादा मैंने आपको बताया, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है। और इसमें आरसी अग्रवाल और दूसरा कौन सा? बीएन मिश्र। ताम्रजनी और ताम्रसंची सभ्यता इसका मुख्य नाम है, जिसे अपन नाम देते हैं ग्लेशियर सभ्यता। अब कितना टाइम हो गया? 25 हो रही है, 35 मिनट ना दोगे या 40 पे? 40 मिनट ना जाओ, जा भी जाना क्या? लाल और भूरे रंग के थे। हाँ यहाँ, और लाल रंग के पूछेंगे तो मिलेंगे काली बंगाल, लाल और काले रंग के मिलेंगे तो ठीक है।